बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। आपकी सुबह हो गई हो कि मंडे का दिन अच्छे से मूड के साथ, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ और इससे उम्मीद के साथ अपने दिन का आगाज़ करें, अपने हफ्ते का आगाज़ करें कि आपके आने वाले हफ्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप सॉल्व करेंगे और जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी उनको दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद में काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं, सारी रात बारिश होती रही है और सुबह से जो है ये सिलसिला जारी और सारी है। और सुबह 7 बजे तकरीबन 8 बजे भी, और इनफैक्ट थोड़ी देर पहले भी ऐसा फील हो रहा था जैसे अभी कोई वक्त चल रहा है सुबह 5 का 6 का, क्योंकि काफ़ी काली घटाओं की वजह से इस्लामाबाद जो है वो हल्का हल्का डार्क फील जो है वो दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम है। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तकरीबन सभी लोगों के मूड भी खुशगवार हो गए होंगे, क्योंकि जब भी हमारी सुबह ऐसी खुशगवार होती है तो इंसान के अंदर का माहौल, जज्बात भी खुशगवार हो ही जाते हैं। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ ये भी कि इस्लामाबाद इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है। यहाँ पर कल आपने देखा कि 3 जो है फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे, तुर्की के, सऊदी अरब के और मिस्र के, और उसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा वो भी इसहाक़ डार उनके हमरा मौजूद थे। डायलॉग्स के हवाले से हम लोग आगे बढ़ के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जो कि है सुबह की खबर। और उसमें हमारे पास सबसे पहले खबर है वफाकी हुकूमत से रिलेटेड और पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड। पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं उनके बारे में हमें, आपको, हम सभी को ये जानना होता है हर गुजरते दिन के साथ कि आलमी मार्केट में क्या तेल की सिचुएशन होगी और पाकिस्तान में क्या होने वाली है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और सब्सिडी इस्लाहात से मुताल्लिक़ आला सतही का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम डिवीज़न ने मुल्क में ईंधन की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। और वज़ारत IT ने पेट्रोलियम मसनूआत पर हदफी सब्सिडी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ईंधन की बिला तातुल फराहमी को सराहते हुए अवाम में बचत के रुझान को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त अवाम तक पहुँचाया जाएगा और बदलती सूरत हाल के मुताबिक मुतअद्दिद पॉलिसी ऑप्शन जो है वो तैयार किए जाएंगे। सो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग। या इससे पहले भी हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी, इनफैक्ट ऐसा चल भी रहा है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें हमें बढ़ती हुई महसूस हुई हैं और इनफैक्ट उसमें 71% इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इजाफा सिर्फ 21 से 25 के दरमियान है, जो कि बहुत कम है आलमी सतह के मुताबिक और उनके मुकाबले में। सो ये आई थिंक पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। एग्जैक्टली। ख़ास तौर पर अगर हम लोग देखें तो जब से जंग की सिचुएशन शुरू हुई और पाकिस्तान अभी मीडिएटर का किरदार अदा करने लगे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा रीजन में अमन को फ़रोग़ देने के लिए ही काम किया। चाहे हमारे ऊपर किसी ने हमला किया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने जवाबी हमला किया हो, तो उसकी भी वजह ये होती है कि ख़त्ते में अमन कायम रहे और ये जो कशीदगी की सूरत हाल है इसके ऊपर काबू पाया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड होती है कि दुनिया जो इस वक्त आपस में लड़ रही है और पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रहा है, और उसी की ये विक्ट्री है कि आज पाकिस्तान एक मीडिएटर का किरदार भी अदा कर रहा है। पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, और ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। ऑल्दो जो सिचुएशन है उसके अंदर किसी भी मुल्क के जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, लेकिन जो अमेरिका में भी जहाज़ पहुँचे हैं जो बताया जा रहा है वो भी पाकिस्तानी झंडा उसके ऊपर लगा हुआ है, और वो यही वजह है कि वहाँ से उनको क्रॉस होने की इजाज़त नहीं। सो ये एक अनादर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे जाके। वफाकी हुकूमत ने कम आमदन वाले अफराद को पेट्रोल सब्सिडी के लिए एक ऐप तैयार की है, जिसके ज़रिए पेट्रोल कम कीमत पर मिल सकेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से तैयार की गई ऐप फ़िलहाल टेस्टिंग के मराहिल में है, जिसके बाद ऐप को आवाम के सामने पेश किया जाएगा और इसके मुताबिक जिन सार्फिन की और जिन लोगों की तनख्वाहें कम हैं वो अब कम कीमत पे पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। आप उनमें हासिल कर सकेंगे? मेरे ख्याल से वैसे कर तो सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी भी इतनी कोई सालाना आमदन को मद्देनज़र रखते हुए होता है, तो आई थिंक सालाना हमारी इतनी नहीं बनती। सो आई थिंक हम वैसे हकदार तो हैं, बट लेट्स सी इस ऐप में जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ऐप हमें क्या कहती है ये तो तभी पता चलेगा। डेफिनेटली जी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं SIFC का। SIFC आपको पता है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल काम कर रही है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और पाकिस्तान भर में 300 से ज़ायद G5 साइंस साइट्स जो हैं वो फॉल कर दी गई हैं, जबकि बड़े शहरों और
अहम मकामात पर सर्विसेज का भी आगाज़ हो चुका है। G5 स्पेक्ट्रम, क्योंकि SIFC इस वक्त जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, 5 चीज़ों में से एक IT सेक्टर है, और IT सेक्टर में अब G5 स्पेक्ट्रम पाकिस्तान में लॉन्च होने की तैयारी जारी और सारी है। और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने G5 टेक्नोलॉजी के आगाज़ को पाकिस्तान के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया है। डेफिनेटली जब आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, उसकी यूज़ जो है वो ज़्यादा होगा, तब आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और ख़ास तौर पर IT सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज होती हैं कि ग्लोबली आपको कनेक्ट करती हैं, ना सिर्फ कनेक्ट करती हैं बल्कि आपके मुल्क में एक ज़रिया आमदन जो है वो बढ़ाने का भी एक बेहतरीन जो है वो प्लेटफॉर्म है। और पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अब आगे जिस तरीके से दौर आगे बढ़ रहा है, हमें ये मालूम है कि हर चीज़ IT के साथ कनेक्ट हो रही है, चाहे मेडिकल की फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग की कोई फील्ड हो, चाहे वॉरफेयर हो, उन तमाम तर चीज़ों के लिए IT, इंटरनेट, इन चीज़ों के ऊपर जितना काम किया जाए वो अच्छा है, वो मजबूत करता है आपके मुल्क की इकॉनमी को, आपके मुल्क के एक यंगस्टर को। बल्कि मेरे ख्याल से आजकल का जो फ्यूचर है वो सारा ही हमारा जदीद टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है कि उसके बगैर ज़िंदगी का सोचना भी जो है वो मेरे ख्याल से महाल हो गया है। और ख़ास तौर पर जेनजीज़ के लिए तो वो कहते हैं कि जेनजीज़ को अगर सज़ा देनी हो तो सिर्फ आप उनका इंटरनेट बंद कर दें। या और वो आई थिंक हर चीज़ ही गूगल करते हैं, तो अगर अब वो थोड़ी देर के लिए भी गूगल उनके पास नहीं होगा, अब तो गूगल पीछे रह गया है, अब तो चैट GPT, या सो इट इज़ लाइक हमारी फ्यूचर इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम कितना अडॉप्ट कर रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी को। सो उसमें हमें आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत एक कामयाबी की बात है। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तानी शहरी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्या रिकॉर्ड है इससे आपको बताते हैं। एक एथलीट ने एक टांग उठाकर 66 बार अपने अंगूठे पर पुशअप्स लगाते हुए एक ही रिकॉर्ड तीसरी बार बना डाला। nice. वैसे बहुत सारे लोग सिर्फ पुशअप्स भी नहीं लगा सकते, वो एक टांग उठाकर अपने अंगूठे से कैसे पुशअप्स लगा रहा है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 14 से ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले मोहम्मद अरशद ने एक टांग उठाकर 1 मिनट में सबसे ज़्यादा अंगूठे पर पुशअप्स लगाने की कोशिश मई 2025 में पहली बार की थी। मोहम्मद अरशद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अंगूठे पर पुशअप्स करना बहुत ही मुश्किल वर्जिशों में से एक है, जिसके लिए गैर मामूली ताकत, तवाज़ुन और जहनी मजबूती की भी ज़रूरत है। फ़िज़िकल वैसे एक्टिविटी अगर हम करते भी हैं तब भी इस चीज़ का ख्याल हमेशा जहन में होता है कि इतनी ज़्यादा आप फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें कि आपकी बॉडी जो है वो एक टाइम बाद ना जवाब देनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको इतनी हार्डकोर भी नहीं करनी होती। बट ज़ाहिर है वो कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत तवील अरसा भी गुजरा, और वो खुद भी एथलीट है ना। या और एथलीट ये है कि आपको बहुत अरसे से बहुत दुरानिया लगता है वो बॉडी बिल्डअप करने में। ऐसा नहीं है कि आज से आपने स्टार्ट कर लिया। जो बॉक्सर्स होते हैं ना, या जो MMA फाइटर्स होते हैं, जिन्होंने फाइट से पहले अपना वेट करवाना होता है, वो उसके लिए वाटर कटिंग पे भी जाते हैं। और वाटर कटिंग में वो लोग 2-2 दिन में, या 2-2 दिन कह गया हूँ, 6-6 घंटे में जो है वो अपना 3-3, 4-4 किलो वजन जो है वो लूज करते हैं। सो दे नो द टेक्निक। या एग्जैक्टली इसी तरफ इसलिए मैं आना चाह रही थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पुशअप्स लगा लिए तो आप घर में शुरू हो जाएं और बगैर किसी प्रैक्टिस के, ट्रेनिंग के आप जो है कहें कि मैं भी लगा सकता हूं। हरगिज़ ऐसा ना करें, अपना नुकसान ही करेंगे, जाहिर बात है। और वो वाली बात है, डोंट ट्राई दिस एट होम। या डोंट ट्राई दिस। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं जी इंसानों की हिदायत को नज़रअंदाज करने वाले जो चैट बोट्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे, चैट GPT है, गूगल जेमिनी है, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो चैट GPT, चैट बोट्स ऐसे बहुत सारे अब सामने आ रहे हैं जो ह्यूमन की इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपनी मर्जी से जो है ना वो सामने रिजल्ट लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। सो बरतानिया के एक ये सरकारी फंड से कायम करदा एक AI इंस्टीट्यूट है, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, जिसने ये पता लगवाया है कि बहुत सारे ऐसे चैट बोट्स हैं जो इंसानों की हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और हिफाजती निज़ामों को, यानी कि सिक्योरिटी चेक्स को भी चकमा दे रहे हैं और किसी किस्म की सिक्योरिटी रेगुलेशंस का ख्याल नहीं कर रहे हैं। अब इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 700 हकीकी वाक़यात इसके निशानदही इसको की गई है, जबकि अक्टूबर से मार्च के दरमियान गलत रवैयों में 5 गुना ज़्यादा इजाफा देखा गया है। सो जहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आना है, वहीं पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका भी आना चाहिए। और टेक्नोलॉजी जो आ रही है मार्केट में, आई डोंट नो ये कैसे चैट बोट्स हैं जो मार्केट में क्या लॉन्च किए गए, उसकी लॉन्चिंग से पहले इसकी टेस्टिंग मुकम्मल नहीं हुई, इसकी टेस्टिंग के लिए सिक्योरिटी के मराहिल को चेक नहीं किया गया।
लेकिन ये टेक्नोलॉजी अगर करामत है, मददगार साबित होती है, तो ये ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। हाँ, लेकिन ये बात तो हम तकरीबन हर हफ्ते ही आपको बार बार दोहरा रहे हैं कि जितना ये करामत साबित हो रहे हैं, उसके साथ साथ ही बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। पता लगे आप उससे सर की जो है वो दवाई मांगे, सर दर्द की, वो आपको पेट दर्द इस्तेमाल की दे दे। आपका आना चाहिए। हमने मंडे को ही आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे ने अपने कुत्ते के लिए कैंसर की दवा बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी चैट जीपीटी की मदद से। तो जहाँ इसका हाँ, उनकी जो है फर्स्ट डोज मिलने के बाद उनको काफ़ी मिली है, रिकवर किया है उन्होंने। लेकिन ये इंसानों के ऊपर ट्राई ना करें। उन्होंने भी वही कहा था माहिरीन की राय के मुताबिक कि अभी फ़िलहाल उसका इस्तेमाल इंसानों पे नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, उसके बाद जाके हम ये बता सकते हैं क्या ये इंसानों पे भी काम कर सकती है कि नहीं। तो जहाँ इसका मस्बत इस्तेमाल है वहीं पर इसका मनफी इस्तेमाल भी है। हर सिक्के के जैसे दो रुख होते हैं वैसे इसके भी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, आया मस्बत तरीके से या फिर मनफी तरीके से। आगे बढ़ते हैं जी। और शायकीन का इंतजार अब खत्म हुआ। माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म रिलीज के लिए तैयार हो गई है। आप सभी को मालूम होगा लेजेंडरी गुलकार माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर जो फिल्म बनी है वो 24 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म की इब्तदाई झलकियों ने पहले ही मदाहों की तवज्जो हासिल कर ली है, जिसमें शानदार मौसीकी, जज्बात से भरपूर कहानी और एक अजीम फनकार की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू दिखाती हैं। यही वजह है कि 80 और 90 की दिहाई के शायकीन के साथ साथ नई नस्ल भी इस फिल्म में गैर मामूली दिलचस्पी ले रही है। और इसने अभी तक जो है वो तमाम रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिए हैं उसके ट्रेलर ने। और आई होप सो कि माइकल जैक्सन को जो उस वक्त फेस करना पड़ा था, जेफरी एप्स्टीन्स फाइल्स में भी उनका नाम है, और जेफरी एप्स्टीन ने और जो पावरफुल उस वक्त के लोग थे उन्होंने जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाया था इनके ऊपर कि ये बच्चों का असॉल्ट करते हैं। हालांकि इनका नेवरलैंड जो था, जो इनका फार्म हाउस था, उसमें इन्होंने बच्चों को प्रोटेक्शन दे रखी थी और ये दुनिया को अभी आके इस साल जो है वो पता लगा। सो विल होप कि इसके अंदर उनकी ज़िंदगी के ऊपर अच्छी चीज़ें और उनकी ज़िंदगी की जो मेहनत है, जो हार्ड वर्किंग जितने वो थे, वो सामने आएंगी हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं और अगेन एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से हमारे पास खबर है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, जहाँ पर उभरती हुई अदाकारा हिना आसिफ ने हालिया में शोबिस के अंदरूनी जो है वो फ़िज़ा, अंदरूनी माहौल के हवाले से जो है वो कुछ मंजर आम पर लाई हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ख़ास तौर पर शूटिंग के दौरान सीनियर अदाकारों के रवैये और जूनियर फ़नकारों को दरपेश मुश्किलात पर मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू की है। और ये मैंने उनका इंटरव्यू बिल्कुल सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर अदाकार जो है वो एहतराम नहीं देते, इज़्ज़त नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका कोई सीन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, जिसमें आपने रोना धोना है या आपने चीखना है, तो उस पर आपके सामने जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने ये भी अपने बताया कि अगर आपका कोई मेजर सीन है और आप चाहते हैं कि सेट पे जो है एक माहौल बना रहे और आप सब वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो चले जाते हैं और वो रिदम एक टूट जाता है, फिर उनको जाके जो है वो लेकर आना। इवन अगर हम भी यहाँ पे बैठे आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो इंसान का जो फ्लो होता है, जो उसके चेन ऑफ कमांड्स होती है, वो टूट जाती है और आप उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो आप बोलना चाह रहे होते हैं। वो बोल रही हैं कि मैं जब अक्सर फ्लो में जा रही होती हूँ, इट रिक्वायर्स, कभी आप बहुत गुस्से वाला सीन कर रहे होते हैं, कभी आप रोना धोना डाल रहे होते हैं, सो जाहिर इट रिक्वायर्स यू नो कि आप उस इमोशनल स्टेट में जाएं और तभी वहाँ पे बैठे हुए अगर नजम मुस्कुरा दें या हंस दें या कहें कि जी मैं अपना जुमला भूल गया हूँ, तो शायद मैं थोड़ी सी पजल हो जाऊंगी। सो उनका कहना यही था कि जब हम सीन कर रहे होते हैं तो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो ये बजाय कि वो हमें शफकत दें, हमें रहनुमाई करें हमारी, वो या तो हंसी मजाक शुरू कर देंगे। अभी तक आई हैव डन 5 ड्रामास, ठीक है, और उनमें से किसी एक भी जगह पे मुझे ऐसा सीनियर आर्टिस्ट नहीं मिला, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ठीक है, चाहे सीनियर आर्टिस्ट या चाहे मेरे एज फेलोज हों या मुझसे पहले काम करने वाली जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, वो हों। बहुत हेल्पफुल मुझे तो इन्वायरमेंट हमेशा मिली है। हर किसी ने मुझे साथ दिया है सेट के ऊपर, हर किसी ने डायलॉग्स में मेरी हेल्प की है, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ भूल रही है तो उन्होंने वेट किया और मेरे साथ जो है वो चले हैं। डायरेक्टर जो थे वो पोलाइट थे, लेकिन मैंने ऐसे हाँ सुना है बहुत सारे सेट्स की कहानी कि जहाँ पर सीनियर्स जो हैं वो अगर आपका उनके साथ सीन है तो वो एक मास्टर में सिर्फ आपके साथ खड़े होंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे और POVs में वो आपके साथ नहीं होंगे। आपको AD है वो सिर्फ लाइन सुना के बता रहा होता है और आपने उस पर रिएक्शन देने होते हैं। अब हाउ कम एक अच्छा एक्टर तो चले रिएक्शन दे लेगा, लेकिन एक नया एक्टर वो कैसे रिएक्शन देगा जब उसके सामने
एक्चुअल में वो एक्टर मौजूद ही नहीं है जिसके साथ उसने बात वो करनी है। सीन ही एग्जैक्टली वो सिचुएशन ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। और चीटिंग में हर कोई अच्छा भी नहीं होता। सो एग्जैक्टली हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में। सो हम भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब आपके कोई जूनियर आते हैं, सो बजाय इसके कि आप उनकी हौसला शिकनी करें, आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ताकि वो भी कल को आपको अच्छे अल्फाज में न सिर्फ याद करें, बल्कि कल को जब उनके पास जूनियर्स आए तो वो भी उसी रहनुमाई के साथ और उसी हौसला अफजाई के साथ जो है उनकी ट्रेनिंग करें। सो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा पहला सेगमेंट। हम लोग ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चाहूँ कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है, जो टेंशन बनी हुई है, पाकिस्तान उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। ईरान के अंदर क्या इस वक्त रियल टाइम सिचुएशन है और क्या सोचा जा रहा है ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वो क्या राय रखती हैं तमाम तर खलीजी रियासतों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और जो इस वक्त अमेरिका को किस नज़र से वो देख रहे हैं, इसके ऊपर जानने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ईरानियन जर्नलिस्ट राशिद नकवी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए लाइव ज्वाइन करेंगे। विल टेक अ ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी कन्वर्सेशन को, कहीं मत जाएं, हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका और इसराइल, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए बराह रास्त इस वक्त तेहरान से ईरानियन एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट जनाब राशिद नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। राशिद साहब, इस वक्त रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ज़रा वो हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप अंदर तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है, यानी सिचुएशन या सूरत हाल कौन सी आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियंस पूछ रहे हैं, या हुक्काम के बयानात पूछ रहे हैं। मुझे इसमें अगर थोड़ा सा मुझे उसमें कर दें तो मैं ज्यादा बेहतर अंदाज से। जी सर, इस वक्त मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, और इस वक्त ये आलमी तौर पर समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 4 वज़राए ख़ारजा कल बैठे हुए थे। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और अमेरिका ने भी। तो इस हवाले से ईरान के अंदर क्या गुफ्तगू चलती है, और ईरानियन गवर्नमेंट का ये जो मीडिएटर पाकिस्तान बन रहा है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। जी देखिए, इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले यहाँ पे, जब ये पाकिस्तान की तरफ से आफल्स हुई और तजावीज़ के तबादले की बात हो रही थी, तो यहाँ पे सरकारी टीवी पे खुद फॉरेन मिनिस्टर आए डॉक्टर इराक्ची, और उन्होंने बड़ी तफसील से इस पे की। और उसके बाद भी यहाँ पे मुख्तलिफ एनालिस्ट भी उस पे अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपना अपना तजिया पेश कर। इसी तरह अवाम का जो ओपिनियन या सेंटीमेंट्स हैं वो भी इस पे सामने आए हैं। जब हम अवाम में जाते हैं तो वहाँ से भी हमें फीडबैक मिलता है इसका। तो अगर आप फॉरेन मिनिस्टर के उसमें देखें तो उनका इस सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान जो है वो सहूलतकारी या मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस पर क्या आपका जवाब है? तो उनका बड़ा एक मजमूई, जिसे कहते हैं ओवरऑल एक जवाब था। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त हमारे जितने हमदर्द ममालिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल करें और जंग के बहरान से हम निकल आए। तो उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश जो है वो पाकिस्तान की भी है, और पाकिस्तान गुज़श्ता 12 रोज़ा जंग के अंदर भी, जून के अंदर भी बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया था। और अब भी पाकिस्तान एक हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उससे तवक्कुआत हैं कि वो मुस्बत रोल प्ले करेगा। तो इसी तरह उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया कि तुर्की की तरफ से, मिस्र की तरफ से और दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल हैं, वो भी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि हम असल में ये देखना चाह रहे हैं, हम किसी को इनकार नहीं कर रहे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं है, हमारी हिस्ट्री है, हमने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं, टेबल पे बैठ के अपनी लॉजिक के साथ जो है वो गुफ्तगू की है।
लेकिन असल मसला ये है कि ये ममालिक चाहे सिद्क़ नीयत से बड़े खुलूस से ये कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई ऐसी गारंटी, कोई ऐसी चीज मौजूद है कि ट्रंप जैसे शख्स से वो अपनी बात मनवा सके? टेबल पे बैठ के मुमकिन है मसला हल भी हो जाए, कुछ पॉइंट्स इधर से लिए जाएं, वो गिव एंड टेक होता है हमेशा टॉक्स के दौरान। अगर किसी मौजू पे पहुंचा भी जाए तो कौन है इसको अमल दरामद करने के अनुमान से? क्योंकि ट्रंप का जो ट्रैक है वो तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, माजी का उसका जो एक वो है वो तो बहुत ही बुरा है ना। वो आलमी एटमी मुआहिदा कितना अहम मुआहिदा था, कई सालों की कोशिशों के बाद ओबामा के दौर में उस पर साइन हुए, सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको तायद की और आलमी सतह पे उसकी वो बड़ा सराहा गया, लेकिन हजरत ने आते ही फौरन उसको उठा फेंक दिया। और भी देखें कई आलमी मुआहिदों से वो निकल चुके हैं। तो ट्रंप की शख्सियत, और फिर ऐसी सूरत हाल में कि जब इस वक्त ट्रंप नेतन्याहू के हाथों खेल रहे हैं और ज़ायनिस्ट लॉबी ने पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप का मुहासरा किया हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के टॉक्स के नताइज और उन पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं, ये ईरानी हुक्काम के दरमियान ये बात है। जो ईरानी अवाम की बात हम करते हैं तो ईरानी अवाम, गुज़ारे अवाम एक उनका एक अपना अंदाज होता है। वो कहते हैं हम 2 दफा मुज़ाकरात में डसे जा चुके हैं, हमें ऐन मुज़ाकरात के दरमियान मारा गया है, हमें जो है वो गफलत में जो है हमारे ऊपर हमला किया गया है। तो अब हम कैसे एतमाद करें कि अगले मुज़ाकरात में ये फिर इसी चीज को ना दोहराया जाए? तो वो कहते हैं 2 बुनियादी चीजें हैं, अगर ये 2 खत्म हो जाएं तो फिर मुज़ाकरात नतीजा बख्श हो सकते हैं। तो अवाम की बात करूं, अवाम की सेंटिमेंट्स के, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि अवाम ही ईरान के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। यानी इस पूरे इनकिलाब निजाम को जिसने बचाया है वो अवाम ने बचाया है। क्योंकि आपने लीडरशिप को तो देखा, उसको तो अमेरिका और इसराइल ने तकरीबन मेन लीडरशिप को तो खत्म कर दिया था। ये अवाम ने पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया और अवाम ही इस वक्त जो है बेसिकली इस पूरे सिस्टम को चला रही है। तो अवाम कहती है जी जब तक बुराई की जड़ें नहीं खत्म करेंगे उस वक्त तक शाखें काटने से यानी मुज़ाकरात करने से कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कि जड़ें कहाँ पे हैं? सबसे बड़ी बुराई की जड़ इसराइल का वजूद है। जब तक उसके दांत खट्टे नहीं हो जाते, यानी जब तक उसके डसने की कुव्वत खत्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक खित्ते में अमन नहीं आ सकता। दूसरे जो बात करते हैं वो कहते हैं कि इसराइल के दिफा के लिए जब तक इस खित्ते के अंदर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उस वक्त तक अमन की बात करना जो है वो सहरा में दीवार की तलाश है। तो अब इस रोशनी में आप देखें कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उनको बेशक सराहा जा रहा है, और मिस्र और तुर्किया और ये सब जो भी बैठे हैं, या मसलन जो इस्लामाबाद की जो कल की बैठक है उस पर भी यहाँ पे तबसरे हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आया ये ट्रंप के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल है जिसका जवाब इनकी रोशनी में कहते हैं ये नहीं खड़े हो सकते, ये अपनी बात नहीं मनवा सकते। बिल्कुल, सवाल तो सभी यही कर रहे हैं कि क्या ट्रंप के खिलाफ अपने, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ईरान के जो कुछ नकाती एजेंडा था जिस पे वो बात करना चाह रहे थे, मुज़ाकरात में स्पेशली वो नकात पेश करना चाह रहे थे, उसमें अमेरिका ने भी अपने कुछ नकात पेश किए हैं। तो वो ईरान के जो नकात हैं वो किस चीज़ पर मबनी है और वो क्या नकात हैं, उनमें क्या रिजर्वेशंस ऐसी हैं जिस पे अमेरिका आने को तैयार ही नहीं है? देखिए, एक तो बड़ा बुनियादी नुक्ता ये है उसमें कि जंग बंद न की जाए, अमन लाया जाए। यानी ये सिलसिला जो इस वक्त जंगबंदी की बातें हो रही हैं, सीज फायर, इसको नहीं, मुस्तकिल बुनियादों पे उन्होंने कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पे अमन होना चाहिए और उसके रास्ते में जितनी रुकावटें वो खत्म होनी चाहिए। एक बड़ा, उन 5 मुतालबों में से एक बड़ा मुतालबा ये। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी एटमी प्रोग्राम के उन्वान से एनपीटी के अंदर जो एक आलमी मुआहदे भी ईरान साइन कर चुका है, तो उस एनपीटी मुआहदे के अंदर जितनी सहूलियात या जितने इख्तियारात दिए गए उस मुल्क को कि जो साइन कर लेता है, उन इख्तियारात को ईरान को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। यूरेनियम कितनी अफसुदा होनी चाहिए, किन किन प्रोजेक्ट्स पे ईरान काम कर सकता है, इस पे जो एनपीटी कहते हैं एनपीटी पे अमल दरामद के अनुमान से हमसे हर रोज मुतालबे किए जाते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं इसके नतीजे में हमें कुछ हकूक भी तो मिलने चाहिए।
वो हकूक देने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ये दूसरा बड़ा उसका मुआहदा है। तीसरा वो ये कहते हैं कि खित्ते में जो इस वक्त जो बहरान जिसने तख्लीक किया है उसको उसका जारे का तयन किया जाए और उस जारे को सजा दी जाए और फिर उसकी जंग का तावान दे। वो जंग से जितना नुकसान हुआ है वो उसको पे करे, क्योंकि वो बाइस बने, दुनिया साबित करे किसने जंग शुरू की है, जो भी जारे बनता है आलमी असूलों के तहत। तो वो इसी तरह उन्होंने कहा कि खित्ते के अंदर जो ईरान की वजह से जिन पे हमले हो रहे हैं, लुबनान है, यमन है, इराक है, इस सिलसिले को बंद किया जाए और एक पूरे खित्ते को अमन जो है वो दिया जाए। तो इसी तरह के 4-5 मुतालबात है। मैं इसको मजबूरी तौर पे ये कहूंगा कि देखिए, मुज़ाकरात के अंदर गिव एंड टेक होता है, दोनों तरफ से मुतालबात पेश किए जाते हैं, फिर वो जो मुज़ाकरातकार होते हैं वो बैठ के उसका जायजा लेते हैं। तो ईरान के यहाँ भी यही बात चल रही है। अभी आए देखते हैं, जो ट्रंप ने 15 पेश किए और जो 5 हमने पेश किए हैं, इंटरनेशनल रूल्स के अंदर, आलमी कवानीन के अंदर कौन से जो हैं वो सही हैं, उन पर अमल दरामद के लिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये एक बात है कि जो 15 जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं ट्रंप की तरफ से जिनको खुद इंटरनेशनल रूल्स भी कबूल नहीं करते। जो यूनाइटेड नेशन का जो अपना चार्टर मुल्कों को आजादी और खुद मुख्तारी का जो एक हक देता है, वो तो उस हक की भी खिलाफ वर्जी है। तो ये बुनियादी चीजें हैं। लेकिन असल मसला ये है कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, हो भी जाएंगे, उस पर अमल दरामद का मसला है कि जिस पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा, राशिद साहब ये बताइएगा कि हम लोग देखते हैं रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के ख़िलाफ़, और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल उसमें किया गया है और ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से जो इल्ज़ामात जो है वो सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानिब पे हमने देखा कि कल फ़ॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के पाकिस्तान में मौजूद थे, मीडिएटर के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो सर ये मामला है क्या सऊदी अरब की जानिब से, ये अभी तक इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर ईरानी हुक्काम क्या सोचते हैं और आपस में इन दो ममालिक के अभी इस जंग के दौरान जो है वो क्या मामलात हैं सर? देखिए, एक तो जो ट्रंप की शख्सियत है उस पर तो बहुत ज्यादा किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, और अब तो उसके पहले दौर में भी अब इतने तजकिए उस पर आ चुके हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने उनको एक नफसियाती मरीज करार दिया है, किसी ने उसको नरगसियत पसंद करार दिया है, किसी ने उसको पॉपुलिस्ट करार दिया है, किसी ने उसको जो है वो जुएबाज करार दिया है, किसी ने उसको जो है वो डील करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने वाला शख्स कहा है। तो इस शख्स के किस बयान पे तबसरा किया जाए? उस बयान पे कि जिसपे वो बिन सलमान को इंतहाई घटिया अल्फाज से याद कर रहा है, या दूसरे अगले ही जुमले में उसकी तारीफें भी कर रहा है। तो ये ट्रंप के तो बयानात पे मैं समझता हूँ कि संजीदा लोगों को बहस ही नहीं करनी चाहिए। ये तो अमेरिका की बदकिस्मती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया की बदकिस्मती है कि एक सुपर पावर पे एक ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया गया है कि जिसने न सिर्फ अमेरिका, यानी अमेरिका की अब क्या साख रह गई है दुनिया के अंदर, अमेरिका के अवाम की क्या साख है इस वक्त दुनिया के अंदर, कि उसने एक ऐसे शख्स को प्रेसिडेंट बना दिया है कि जो एप्स्टन क्लास से भी उसका ताल्लुक है, उस तरफ बुराई की यानी इंतहा पे पहुंचा हुआ है। इधर इंसानियत खुशी के नुआन से आप देखें किस अंदाज से इंसानियत खुशी पे आए हुए, और किस अंदाज से मतलब वेनेजुएला की बात करते हैं। ये कोई तरीका है? आप किसी मुल्क के जो है वो प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएं और कहें जी आप ये तेल हमारा है, बस हमने तो तेल के लिए सब कुछ किया है। अगर ये वाइट इज राइट और ये जंगल का कानून चलता रहेगा तो फिर तो मामला दुनिया कहाँ जाएगी? यानी मैं परेशान हूँ इस मसले पे, जब मैं सोचता हूँ कि इस तरह के लोगों की मौजूदगी में दुनिया का, इंसानियत का मुस्तकबिल क्या होगा। राशिद साहब, जंग रुकनी किस तरफ से है? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, और एक आलमी तौर पर यह भी समझा जा रहा है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी का आप जिक्र कर रहे हैं इसराइल के हवाले से, कि इसराइल ने मुहासरा किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। सो ये मीडिएटर का जो सारा मामला है और ये जो इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही हैं, ये US डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो मनवाना है, जंग बंदी उनकी तरफ से होगी, या इसराइल को इसके ऊपर आमादा करना है, और वो डोनाल्ड ट्रंप भी करवा पाएंगे इसराइल से या नहीं करवा पाएंगे? अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तो अपनी रजीम चेंज की बातें शुरू हो गई है ना। वो था ईरान में रजीम चेंज करने की, जो मुजाहरे जितनी शिद्दत है और जितनी हिद्दत है और जितने चार्ज मजमा है, और जो उन्होंने वहां पे प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और जो स्लोगन्स थे वो तो बहुत ही अलार्मिंग है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना होगा, या तो अपने आप को एक सियासत के एक तारीख सुरंग में डाल दे और हमेशा के लिए जो है वो सियासत से
शिकस्त मान के और जाके नेतन्याहू की गोद में बैठ जाए, फिर तो ठीक है। उसे इसी वक्त फैसला करना उसके लिए होगा कि उसने नेतन्याहू की बात माननी है या अपना इक़्तिदार बचाना है। तो सूरत हाल तो यहाँ तक पहुंची हुई लगती है। और उधर से नेतन्याहू के भी लोग जो हैं उसके खिलाफ भी खड़े हो गए। वो तो नेतन्याहू और इसराइल का जो वजूद है वहां पे, तो अगर आप देखें तो ज़ायनिस्ट ने वहां पे लोगों को किस लालच पे, क्या सब्ज बाग दिखा के वो लाए थे इस फलस्तीन के इलाके में, किस वादों पे, यानी वहां पे एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। अगर आप मुझे इजाजत दें, जी, मुझे इजाजत दें कि वहां पे जब इनके इसराइलियों के अंदर एक बहिश्त मऊद की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि ये जो खित्ता हम बना रहे हैं ये बहिश्त मऊद है, यहाँ एक बहिश्त है और यहाँ पे एक जो है ना वो सर्वाइवर आएगा और एक जिसे कहते हैं कि वो एक निजात दहिंदा आएगा और हम ये करें, जो ज़ायनिस्ट लॉबी है पूरी उसकी एक थ्योरी है। तो वो बहिश्त जो है वो अब जहन्नम में बदल गई है। वहां से अब रिवर्स माइग्रेशन कितनी शिद्दत से हो रही है, वहां का पूरा जो एक सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है इस वक्त वो पूरे का पूरा दाव पे लग गया है। तो वो जो बाग सरसब क्या कहते हैं वो बाग दिखाए गए थे और वो जो बहिश्त के और जन्नत के मनाजिर पेश किए गए थे, तो वो अब वहां पे भी यानी नेतन्याहू भी कोई आराम से नहीं है, वो उसने अपना सब कुछ दाव पे लगाया हुआ है। अगर वो आज शिकस्त खाता है और सियासत में उसको पसपाई होती है तो उसका तो मुस्तकबिल जेल में है, उसको तो कोर्ट में मतलूब है। वो शख्स के इतने केसेस हैं कि वो इक़्तिदार से हटेगा और अगले दिन वो सुराखों के पीछे होगा। तो ये इस तरह की कैफियत में एक तरफ एक जंगी जनूनी शख्स है, एक तरफ एक नफ्सियाती मुश्किलात के शिकार शख्स है, दोनों का ही एक इम्तिजाज है। दुनिया उसको सह रही है। अब दुनिया में क्या होगा, क्या इक़्तिसादी मुश्किलात आएंगी गल्फ कंट्रीज में, ये इनका पूरा जो पिछला इक़्तिसादी एक इन्होंने एक बहुत बड़ा एक हब बनाया हुआ था, वो अब कहाँ पे जाएगा, अब कहाँ पे कौन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब दुबई का मुस्तकबिल क्या होगा। इस खित्ते के अंदर जितने इन्वेस्टर्स हैं वो जितनी तेजी से भाग रहे हैं और वो जो टूरिज्म और नवी वो फला जितनी चीजें थी वो सब तो जीरो पे जा रही हैं। और वैसे भी ये तो शीशों के क्या कहते हैं उसमें बैठे हैं और इन्होंने संग से दुश्मनी कर ली है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक शेर आपको फराज का शेर थोड़ी सी तब्दीली के साथ सुना। फराज ने कहा था ना कि अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है जी, अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, दोस्ती संग से और कांच का पैकर रखना। तो मैं ये कहूंगा इन अरब ममालिक को कि दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना, यानी अब तुमने ईरान से अगर पंगा ले लिया है, खुदा न खास्ता इस अमरीकी अड्डों से हट के अगर और ये ममालिक अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर पूरा इक़्तिसादी ढांचा विद इन नो टाइम, वो तो 4 ड्रोन्स की मार है, 4 मिसाइलों की मार है, तो वो क्या कहाँ पे जाएंगे, उनको तो फिर दोबारा बद्दू बांध के दोबारा ऊँट चलाने होंगे अगर इस तरह की सूरत रही। बिल्कुल सही बात है राशिद साहब। कहता हूँ कि खुदा न करे, हम तो कहते हैं कि अरब ममालिक तरक्की करें, ये ईरानी अवाम, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रंप ने घटिया लफ्ज इस्तेमाल किया है जी के बारे में, यहाँ पे अवाम कहते थे, यानी यहाँ पे अवाम की जो ईरानी अवाम तरफ से मैं बात करूँ, मैंने किसी शख्सियत या किसी हुकूमत के बंदे की बात नहीं सुनी। अवाम कह रहे थे भाई ठीक है इस वक्त हमारे मुखालिफ कैंप में खड़ा है, लेकिन है तो यार मुसलमान है ना, एक मुसलमान को जो है वो ट्रंप ऐसे इतने गंदे अल्फाज, बड़ी अच्छी सोच है ईरानियन लोगों की। फिर राशिद साहब बहुत अच्छी सोच है ईरानियन लोगों की, और नो डाउट जब हम लोग भी यहाँ पर सुनते हैं, हम लोग यही यहाँ से दुआ करते हैं कि ईरान सस्टेन करे। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस वॉर के बाद जो है रीजनल सिचुएशन पे ईरान मजबूत तौर पर सामने नज़र आया है और इसकी रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो मज़ीद बढ़ा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये लाजमी बताइएगा। और इसके साथ साथ सर ये जो डिसेंट्रलाइज मिज़ाइल डॉक्ट्राइन है ईरान की, क्या यही सबसे बड़ी उनकी ताकत है? और अक्सर ये भी पाकिस्तान में एक दूसरे से हम लोग गुफ्तगू करते हुए सवाल करते हैं कि ईरान हाउ लॉन्ग, ये कितना लंबा जो है वो सस्टेन कर सकता है वॉर में। और इस वक्त वॉर के हवाले से अगर खुदा न ख्वास्ता ये मीडिएशन जो चल रही है, इसके दौरान अगर कुछ वक्त लगता है तो ईरान जो है वो सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या सिचुएशन है, उस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए 2 सवाल आपने कर दिए और दोनों में बड़े डिटेल में जवाब दिए जाने चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर कोशिश करता हूँ। देखिए पहला आपने सवाल किया कि जो ईरान इस जंग में कामयाबी के बाद खित्ते में क्या तब्दीली आई। मैं समझता हूँ बहुत मुस्बत तब्दीली आएगी और ये जो
अमेरिका ने इससे पहले ईरानोफोबिया का एक जो है ना शोर शराबा किया हुआ था और अपने सारे असले और अपने बेसिस और ये वो सारी खित्ते में इसने जो एक लंबा चौड़ा जाल बिछाया था ना, इस मनहूस जाल से जो है वो ये खित्ता जो है वो पाक हो जाएगा। जब ये मनहूस जंगजू फिक्र के लोग यहाँ से जाएंगे ना, जब अमन होगा, ये सारे ममालिक मिल बैठेंगे, ये सारे मुसलमान हैं, हमसाए हैं, ये हमसाए तो नहीं बदल सकते ना, ये तो बाहर वाले आके ईरान की बड़े अरसे से ये ऑन दी रिकॉर्ड आप चीजें उठा के देखते, ईरान हमेशा से कहता रहा है कि हमें खित्ते के ममालिक को मिल बैठ के अपने दिफा के लिए अपने दिफाई मुआहदे बनाने चाहिए। हम खुद आपस में तय करें कि हम अपने इस खित्ते की सलामती के लिए क्या कर सकते हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम अमेरिका को यहाँ पे दावत दें कि वो आए और अपने बेसिस भी बनाए, और जब मुश्किल आए तो वो बेसिस भी जो है वो अपना भी दिफा ना कर सके, हाँ वो अरबों का दिफा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा की दुनिया, आइंदा के रीजन का जो है वो बड़ा खुशहाल नजर आ रहा है मुझे इंशाल्लाह ये दौर, और इसमें प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, पेशरफ नजर आएगी, और ये तमाम ममालिक के अंदर दोस्ती मोहब्बत जो है ना मजीद इसमें जैसे इजाफा होगा, और ये जो बुराई की जड़ें है ना उनका खात्मा जरूरी है। एक तो ये है कि ये खित्ते के अंदर जितने ये जो अमरीकी अड्डे हैं ये नहीं होंगे, उधर से इसराइल के जब दांत खट्टे हो जाएंगे, वो इस काबिल ना हो कि उसका जहर खत्म हो जाए ना, वो डस ना सके, तो फिर अमन होगा। वरना तो उसने तो ग्रेटर इसराइल बनाना है, उसका तो प्लान है, नील से फुरात तक का उसका तो एक एजेंडा है, वो तो किसी से छुपाता भी नहीं है। तो ये दो चीजें जब खत्म हो जाएंगी तो इंशाल्लाह इस खित्ते के अंदर, पर दुनिया के अंदर उसके असरात होंगे। ये जो पेट्रो डॉलर सारा जो है वो अमेरिका और यूरोप उससे फायदा उठा रहा है, इस खित्ते की अवाम क्यों नहीं उठाते? जितना तेल लेते हैं वो पेट्रो डॉलर उधर चला जाता है, तेल भी बेचते हैं और जो पैसा भी होता है उधर इन्वेस्ट हो जाता है। अगर ये अकल आ जाए इनको भी अपने खित्ते में करें तो यकीनन उसमें जो है वो तरक्की आएगी। दूसरी जो आपने बात की है कि ईरान इस वक्त जंगी नुक्ते निगाह से कहाँ पे खड़ा है, तो देखिए ईरान ने 12 रोजा जंग के बाद, जब ये 12 रोजा जंग के बाद चीजें आई, तो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ एनालिस्ट की और मुख्तलिफ इनके जो तजिया निकार हैं, हुकूमती गैर हुकूमती, तो जो चीजें हम महसूस कर रहे थे उस पर अंदाजा हो रहा था कि बड़ी जंग के लिए तैयार, और उस बड़ी जंग के लिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी इंसानी जरूरियात की जो चीजें हैं, एक आम शहरी को जो मुश्किलात हो सकती हैं जंग के लिए, उन्होंने अपने आप को उसके लिए पूरा तैयार किया। आज लेकिन 1 महीना तकरीबन हो गया Exactly. और 1 महीने के अंदर आपको एक चीज की भी कमी महसूस नहीं होगी। यानी बरस रहे हैं और उन्होंने इतने अच्छे से मैनेज किया, अपना सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो फैसिलिटीज हैं उनको भी। मसलन आप देखिए ना, इतने हमले हो रहे हैं, आप देखें कि कल का जो मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, 97,000 रिहायशी इमारतों पे हमले हुए। जो जंगी है उनके फिगर तो ज़ाहिर है वो सामने नहीं आता। 95,000 रिहायशी, जी, और उनमें से मोर देन 20,000 शायद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो तेहरान में है। लेकिन इस तमाम तर नुकसान आप देखें ना, उन्होंने खुद जो अनाउंस किया है वो कितने थाउजेंड उन्होंने हमले अटैक्स किए हैं, वो भी आप अगर डाटा उठा दें तो उन्होंने भी अनाउंस किए हुए हैं। तो लेकिन आप इन 30 दिनों के अंदर, मैं जहाँ पे बैठा हूँ, एक आम से शहर, आम सा मोहल्ला है, कोई ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक एरिया है या मसलन फला एरिया है कि जिसमें सिर्फ पार्लियामेंटेरियन रहते, आम से मुतवस्सित जगह पे है। एक दिन लाइट नहीं गई, एक दिन गैस का प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक दिन बहुत अच्छी आपने वो बेसिक मिलिट्री डॉक्ट्राइन। जी प्लीज कंटिन्यू। और मिसाइल टेक्नोलॉजी पे वो कहते हैं अभी हमने और भी सरप्राइज देने। आज ही मैं खबर में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम जो सरप्राइज देंगे वो अमेरिका हमेशा याद रखेगा। यानी इसका मतलब है कि उनके पास और भी नई चीजें भी हैं, नए मिसाइल भी हैं, नए अंदाज के जंग के जो टेक्निक्स भी हैं, और जो मिसाइल मौजूद हैं यहाँ पे भी शहर आबाद है अंडरग्राउंड, और उन्होंने मीडिया पे दिखाए हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी तादाद में मिसाइल मौजूद है। एक मिलिट्री किसी का मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि 6 महीने तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी स्पीड से, जिस स्पीड से, जिस रेशियो से अभी हम भेज रहे हैं, 6 मंथ वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, ये उनका मैं बयान आपकी खिदमत में अर्ज कर। तीसरी बात जो है ना, वो जो बहुत जरूरी है कि अगर पब्लिक आपके साथ खड़ी हो ना, अवाम आपके साथ खड़ी हो और अवाम का मुराल आप हो, तो आप एक बड़ी जंग लड़ सकते हैं। तो ये चीज इस वक्त इनके पास मौजूद है।
बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब आपके वक्त के लिए। नो डाउट जिस तरीके से आपने एक पूरा तज्जिया जो है वो पेश किया, बहुत हेल्पफुल रहा हमारे लिए भी इस वक्त की ऑन ग्राउंड सिचुएशन समझने के। अल्लाह आपको महफूज रखे और इंशाल्लाह इसी पर मजीद अपडेट्स भी जो है वो आपसे शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। नाजिश, जो अच्छी बात मुझे लगी वो यही लगी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने दौर में जिस तरीके से तैयारी किया और ईरान ने खामोशी में सैंक्शंस के बावजूद हर चीज़ में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में हो, गाड़ियों के मामले में हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हो, खाने पीने के मामले में, उन्होंने अपने आप को खुद कफील बनाया। आज अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से उनकी इकॉनमी, उनका पैसा, उनका जो रुपया है वो इतना मजबूत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखेंगे ईरान जिस तरीके से स्टेबिलिटी एटलीस्ट है और उनके पास वॉर की सिचुएशन में भी सस्टेन रहने के पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और यही उनका आई थिंक कामयाब भी बनाती है। उनके अवाम का उनकी हकाम पे एतमाद हो, एतबार हो तो वो हर जंग जीत सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, वापस आएंगे हमारे साथ, तो यही से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको बताया था कि इस्लामाबाद में गहरे बादल हैं, काफ़ी तेज़ हवाओं का भी सिलसिला रहा है। रिसेंटली कराची में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। बिल्कुल, बारिशों का जो सिलसिला है वैसे स्टार्ट दुबई से हुआ था, सबसे पहले मौसलाधार बारिश वहाँ स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से अब ये सिलसिला मुतवातर चल रहा है और ये जो बेमौसमी बारिशें होती हैं ये हमें तो बहुत खुशगवार मौसम देती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी तशवीश पाई जाती है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता फसलों को तबाह न कर दे और साथ ही साथ सैलाबी सूरत हाल भी होती है। हाँ, सो ये जो एक तशवीश का भी सिलसिला है लेकिन साथ ही खुशगवार भी है। बिल्कुल, क्योंकि हमें तो बहुत खुशी हो रही है, तकरीबन सारी सर्दी कोई हमने बारिश देखी ही नहीं है। तो जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो थोड़ा सा आसरा हो गया कि मार्च का महीना ठंडा गुजर गया और अदरवाइज तो लोगों को लगा था कि बस गर्मियां आ चुकी हैं। लेकिन मैं तो अभी भी महीना पहले से पंखा चालू भी कर चुकी थी। मैं भी यही कर चुका हूँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। लेकिन हम लोग सिचुएशन अगर देखें कि अभी भी एक दिन बारिश हो और राइट नेक्स्ट डे धूप जब लगती है, इतनी सख्त धूप लगती है, फिर बहुत भी तेज धूप होती है। तो ये सिर्फ आजकल की ही बारिशें हैं या आगे भी प्रोडिक्शन है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में ज्वाइन हमें कर चुके हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हेड ऑफ मेट्रोलॉजी जो है वो हैं ये वेदर वाला की। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानिश बेग साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दानिश साहब, अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, जैसे वेदर का आपने जिक्र किया तो मेरे ख्याल से वेदर ने हमारे इंटरनेट की कंडीशन भी थोड़ी सी हो सकता है कि क्योंकि हो जाता है जैसी थोड़ी वेदर की कंडीशन ऐसी हो तो इवन मेरे घर पे भी बहुत स्लो आजकल तो इंटरनेट चल रहा है। लेकिन खैर ऐसे वक्त में आप लोग अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ओवर स्पीडिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है, कहीं भी देर पहुँचने से वही बेहतर होता है ना पहुँचने से। तो आपने कोशिश करनी है, स्पेशली हमने मोटरवे का पिछले दिनों में भी जिक्र किया था, अब तो उसकी इनफैक्ट स्पीड लिमिट भी कम हो गई है। तो कहीं भी ट्रैवल करते हुए आपने ऐप ज़रूर देखनी है, मौसम का हाल भी ज़रूर देखना है और साथ ही कोशिश करनी है कि आप कम रफ्तार में गाड़ी चलाएं। और हम लोग देखें तो ओवरऑल वेदर पैटर्न पूरी दुनिया में चेंज हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का जो असर है पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा जो है वो नुकसान उठाता है। पाकिस्तान हर साल नुकसान उठाते हुए आ रहा है। कार्बन एमिनेशन जो दुनिया भर में हो रही हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के तकरीबन 90% जो है वो पाकिस्तान इससे मुतासर होता है। अगर सिचुएशन हम लोग देखें गिलगित बल्तिस्तान से, तो वहाँ पर जितने भी ग्लेशियर्स हैं जब उनके पिघलने का सिलसिला गर्मी की वजह से बढ़ जाता है तो सैलाबी सूरत हाल दरियाए सिंध में पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से सिंध के और पंजाब के बहुत सारे इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। फिर बेमौसमी बारिशों की वजह से, चूँकि पाकिस्तान में किसी हुकूमत को ये ख्याल तो आया नहीं कि वाटर रिजर्वायर्स बनाए, किसी हुकूमत को ये ख्याल तो आया नहीं कि आवाम का सोच के कभी डैम बना दें। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी हमेशा हर साल इंतज़ार करते हैं कि कब डिस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद NGOs काम करेंगी, इंटरनेशनल हम लोग मदद लेंगे।
हर साल ही तकरीबन डिस्ट्रक्शंस होती है, इस साल भी इनफैक्ट पहले से ही बताया गया है कि जी जून में दोबारा सैलाब आने के खदशात हैं और जिन जिन इलाकों में पिछले साल आ चुका है उन्हीं इलाकों का दोबारा जिक्र बट मेरा ख्याल है इतनी जल्दी और इतने पहले बताने से अच्छा है कि राइट बिफोर वहाँ पर आवाम जो है उनको इवैक्यूएट करवाया जाए या उनको उस वक्त बताया जाए। अब अगर अभी से देखें एक गवर्नमेंट को एक सिचुएशन पता लग रही है कि जून के अंदर अगर पानी का बहाव ज्यादा होता है तो आपको पुल पहले बांधना चाहिए, ना कि जिस टाइम पानी आ जाए आप उसी टाइम पुल बांधने लगे तो कुछ भी काम नहीं करता। ऑलराइट जी, दानिश बेग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, आपको हमारी आवाज आ रही है? सलाम जी, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दानिश, और स्पेशली आप ट्रैवल भी कर रहे हैं ऐसे मौसम में। ये बताइए कि ये जो मौसम की कंडीशन है आजकल, हमें लगा था कि बारिशें होंगी नहीं बट एकदम से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी रात बारिश बरसती रही है। ये सिलसिला आगे कितने दिन तक चल सकता है और कितना ख़तरनाक हो सकता है? जी ऐसे है कि जैसे कि अभी बारिशों का सिलसिला है तो आपने देखा होगा कि फरवरी के शुरू में जब रमजान शुरू हुआ था तो एक गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ था। मतलब टेम्परेचर्स काफी अबव नॉर्मल थे, तो इसको हम ना इजिप्ट से होता है जब बारिशें हो रही हैं फिर उसके बाद गर्मी आ रही है, इसको हम ब्लॉकिंग पैटर्न कहते हैं। तो उस पहले ब्लॉकिंग पैटर्न जो था वो हमारे पास गर्मी का था या आप समझे अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स का था। तो आफ्टर 10 मार्च जो है हमारे पास अब पैटर्न शिफ्ट हो रहा है और शिफ्ट होते हुए अब बारिशें हमारे पास ज्यादा होती जा रही हैं। और ये जो फेज है, जैसे अभी ये सिलसिला है ये तो कल तक रहेगा, लेकिन ये जो बारिशों का एक्टिव सीजन है ये तकरीबन मिड अप्रैल तक रहेगा। और इससे जो खतरात हैं या जो चीजें इम्पैक्ट हो सकती हैं वो खसूसन जो है हमारे पास गंदम की फसल हो सकती है। जैसे साउथ पंजाब में गंदम की फसल तैयार हो चुकी है, उसके अलावा हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू होने वाली है। तो अभी बिल्कुल हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली है और वहाँ पे हेल स्टॉर्म भी एक्सपेक्टेड है अप्रैल के शुरू में। अप्रैल में 2 से 3 सिलसिले एक्सपेक्टेड है हैवी। इवन कराची के रीजन्स जो हैं जहाँ कराची में वैसे बारिश नहीं होती अप्रैल में, तो वहाँ पे भी अप्रैल के शुरू में काफी ज्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। तो ये जो एक्टिव सीजन है या एक्टिव ब्लॉकिंग पैटर्न है ये तकरीबन मिड अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद मतलब समर जो है फिलहाल अभी हमारे पास आप ये समझे थोड़े डिलेड है, मतलब उस तरह समर अभी नहीं आएंगे। और अभी फिर उसके बाद मई में इंशाल्लाह गर्मी पड़ेगी। और इस पर मानसून जो है अभी अगली फोरकास्ट ये है कि मानसून में बारिशें मामूल से कम होगी। अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा भी हमने खैर ये तो देखा कि मानसून में बारिशें जो हैं वो पिछले साल भी ज़रा कम देखने में आई थी। ये जो वेदर पैटर्न सारे डिस्टर्ब हुए हैं उसके बावजूद अगर अभी हम थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे कि आज जिस तरीके से बारिश है इस्लामाबाद में, लेकिन कल जब धूप निकलेगी तो वो धूप इतनी सख्त होगी कि वो पता ही नहीं लगता कि कल बारिश हुई है और आज उसी तरीके से गर्मी है और फिर अगले दिन जब बारिश होगी तो मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। हम लोग जो पहले वेदर एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं उसमें तो ये नज़र आता था कि गर्मी है लेकिन बारिश होती थी तो फिर भी गर्मी महसूस होती रहती थी। अभी हम लोग अगर बाहर जाएं यहाँ से उठ के इस्लामाबाद के वेदर में तो आपको हल्की हल्की जो है ना वो ठंड महसूस होगी। तो ये एकदम से ठंड का हो जाना और फिर इतनी सख्त धूप का आ जाना, ये क्यों इतना जो है वो क्लाइमेट डिस्टर्ब है? क्लाइमेट बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से डिस्टर्ब है, कार्बन इमिशन की वजह से डिस्टर्ब है। पहले जैसे आपने कहा पिछले साल बारिशें कुछ इलाकों में कम भी हुई थी। एक्चुअली जो मसाइल आ रहे हैं वो एक्सट्रीम इवेंट्स के लिहाज से हैं कि जब भी कभी बारिश अगर होगी तो फर्ज करें पूरा महीना है, अगर मैं अभी इस्लामाबाद में हूँ और वहाँ पर एक महीने में जब फर्ज करें जुलाई के महीने में 250 मिलीमीटर बारिश होती है, 300 मिलीमीटर बारिश होती है, तो पूरे महीने में गर्मी रहेगी और एक दिन ऐसा इवेंट होगा कि बारिश 300 मिलीमीटर हो जाएगी। तो क्लाइमेट की एक्सट्रीम बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर इसी तरह से आपने बात की कि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है, तो गर्मी भी जो है उसमें जो एक फैक्टर है वो है फीज लाइक का कि गर्मी टेम्परेचर जो इंस्ट्रूमेंट पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो इंसानी जिस्म महसूस करता है या फीज लाइक टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो कि बड़ा कंसर्न है हमारे प्लेन एरियाज के लिए जहाँ पे ये फीज लाइक हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है पंजाब और सिंध में। तो ये काफी मसाइल हैं जो आने वाले सालों में अभी फेस भी कर रहे हैं, जैसे हम किताबों में पढ़ते थे अब फेस कर रहे हैं और ये आने वाले सालों में मजीद अबतर होंगे। सो ये माहौलियाती तब्दीली जो रोज़ बरोज़ हमें कभी जो है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर हम अभी से कोई ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं उठाएंगे तो ये किस हद तक आगे तशवीशनाक हो सकती सिचुएशन, क्योंकि ये बारिशों का सिलसिला खुशगवार बेशक है और गर्मी डिले होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सब सारी सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है वो बहुत अलार्मिंग भी है। जैसे कि है ग्लोबल वार्मिंग है एक आलमी मसला है, पाकिस्तान या हम लोग अपनी कैपेसिटी में ग्लोबल वार्मिंग तो खत्म नहीं कर सकते। हमारे इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम जो है कोई भी एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम, कंस्ट्रक्शन का इकोसिस्टम, लाइफस्टाइल का इकोसिस्टम, वो एक स्पेसिफिक आप समझे कॉन्स्ट्रेंट है उसके वेदर के या क्लाइमेट के अलॉन्ग वो वर्क करता है।
जब वो कॉन्स्टेंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे तो ये सारा जो इकोसिस्टम है खराब होगा। तो हमने अपने इकोसिस्टम को, जो हमारे मामूलाते जिंदगी हैं, कोई भी हमारे इकोनॉमिक्स इसमें इन्वॉल्व है, सोशो इकोनॉमिक सारा फैब्रिक है, उसको हमने ये चेंजिंग क्लाइमेटिक पैटर्न के साथ अलाइन करना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम एज अ खुद तो रोक नहीं सकते। तो अपने आप को बस अलाइन करते जाना है ताकि हम इसमें ये जो चीज़ है गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, प्राइवेट लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो और नॉन प्रॉफिट लेवल पे हो, सबको इसमें आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ अगले 5-10 सालों में इसमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा दानिश के गर्मियाँ ये समझाइएगा बल्कि कि डिले तो हो रहा है, इस दफ़ा समर डिले भी है, ठीक है। अगर हम लोगों ने देखा तो सर्दियों में भी डिले था इस दफ़ा, इसीलिए वो अभी जो मार्च के एंड पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वेदर। लेकिन क्या इस डिले की वजह से गर्मी की शिद्दत पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि गर्मी की शिद्दत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और फिर उसकी वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ासतौर पे हम देखें तो ग्लेशियर पिघलने के बाद की जो सिचुएशन होती है वो फिर एक नया मसला पाकिस्तान के लिए पैदा हो जाता है। अच्छा, जो नॉर्थ का वेदर है वो थोड़ा अलग होता है, मतलब एज कम्पेयर टू प्लेन्स के वेदर के। गर्मी की शिद्दत जो है वो मतलब एक तो दुरानिया गर्मी की और शिद्दत दुरानिया जैसे इस साल अभी लेट शुरू होगा, लेकिन लेट शुरू होने का मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। इंटेंसिटी के लिहाज से जैसे मैंने फ्रीज लाइक टेम्परेचर की बात की थी, तो इंटेंसिटी इंतहाई ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल भी। जिस तरह इस बार ना एल नीनो फैक्टर जो है इन्वॉल्व हो रहा है पैसिफिक ओशन में। आपको याद होगा 2015 में एल नीनो फैक्टर बेसिकली पैसिफिक ओशियन में के टेम्परेचर जो है वो दुनिया के जो पूरी क्लाइमेट है या वेदर पैटर्न है उसको अफेक्ट करते हैं। इस बार जो है पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर जो है वो मामूल से 2 से 3 डिग्री बढ़ेंगे आने वाले चंद महीनों में। तो उसका जो इफेक्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि बारिशें मानसून में हमारे पास इम्पैक्ट ये होता है कि बारिशें कम होती है, लेकिन एक जो इम्पैक्ट उसका ये है कि जैसे 2015 में आपको याद होगा कराची में एक हीट वेव आई थी, काफी सैकड़ों लोग उससे हलाक हो गए थे, कराची में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था। तो उस वक्त भी इसी तरह का मौसमियाती पैटर्न इवॉल्व हो रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि 2026 में भी एल नीनो इवॉल्व हो रहा है। तो गर्मी अगर लेट आ रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह की एक्सट्रीम इवेंट, कोई भी हमारे पास एक्सट्रीम हीट वेव पॉसिबल है जून में खसूसन और जुलाई में। तो गर्मी लेट है, दुरानियां कम है, लेकिन उसकी शिद्दत ज्यादा होगी। सो आर वी एक्सपेक्टिंग कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये जैसे आप बता रहे हैं कि तवील तो होगा, लेकिन क्या खतरनाक हद भी इख्तियार कर सकता है? खतरनाक हद उस तरह तो नहीं है, कोई फ्लडिंग उस तरह की एक्सपेक्टेड फिलहाल तो नहीं। हाँ, हेलस्टॉर्म एक इवेंट होता है सिवियर वेदर के लिहाज से, जो कि लास्ट ईयर भी एक हेलस्टॉर्म का हमने इवेंट देखा था। इट वाज वेरी ड्रास्टिक, बहुत ऐसे चीजें तबाह कर दी थी, इवन गाड़ियां तक तबाह कर दी थी। सो क्या उस तरह का कोई हम इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खुदा ना ख्वास्ता। अब फिलहाल तो इस्लामाबाद लेवल पे बात करूं तो उस तरह का इवेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। छोटी मोटी हेल पड़ सकती है, लेकिन पंजाब के जो दूसरे इलाके हैं या जब ये हीट वेव फर्ज करे आगे आने वाले दिनों में अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है इस तरह का बड़ा हेल स्टॉर्म। फिलहाल जो है हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि बारिशें जो है स्पेल्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे और थोड़े टेम्परेचर मामूल से कम रहेंगे या कूलर टेम्परेचर रहेंगे। ठीक है। अच्छा दानिश, आपने बताया साउदर्न पंजाब के हवाले से कि वहाँ पर इस वक्त गंदम की फसल तैयार है और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हेल स्टॉर्म भी एक्सपेक्टेड है अप्रैल के शुरू के दिनों में। सिंध के हवाले से अपडेट कीजिएगा कि वहाँ पर कब गंदम की कटाई शुरू होती है और वहाँ पर उस वक्त क्या मौसम एक्सपीरियंस हो रहा होगा, और फसल की कटाई भी कबल अज़ वक्त तो नहीं पॉसिबल? हाँ, अच्छा, जैसे साउथ पंजाब की बात करें और अपर सिंध की, तो यहाँ पर फसल की कटाई, गंदम की कटाई अभी शुरू हो जाएगी या हो चुकी है कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी। लेकिन जैसे ही कटाई शुरू होगी तो जब बारिशें होती हैं, तूफान होते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट जो होती है कटाई की या आप समझे हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें काफी असरअंदाज होती है। अगर बारिश पड़ जाती है, कभी कभी गंदम गीली हो जाती है या उसकी ट्रांसपोर्टेशन में मसाइल आते हैं, जिससे ओवरऑल जो किसान होता है उसकी जो गंदम की यील्ड है वो मुतासिर होती है और फिर उसका जारी बात है इनकम मुतासिर होती है और फिर उसकी पॉवर्टी लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये सारा एक ब्लॉक चेन रिएक्शन होता है। अच्छा दानिश, आप खुद चूंकि माहिर माहौलियात हैं, ठीक है, तो ज़रा ये बताइएगा इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कोशिश कर रही है ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर एडवांसमेंट लाने की, और उसमें भी क्लाइमेट रेजिस्टेंस सीड की तरफ जाया जा रहा है और पेस्टिसाइड जैसे इस्तेमाल किए जा रहे हों, क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, तो इससे फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तानी वेदर कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए? हाँ जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है अपने लेवल के लिहाज से, अपनी कैपेसिटीज के लिहाज से, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे काम है, काफ़ी फंडिंग है, इस पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च है। तो इस पे अब देखते हैं, ये मैं इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वही बात है, जब तक हम इसका भी पूरा एक इकोसिस्टम नहीं डेवलप करेंगे, क्लाइमेट चेंज का करिकुलम या लोगों में अवेयरनेस और पूरा एक मतलब माशरा इसमें रोल अदा नहीं करेगा, तो उस वक्त तक प्रॉपर इम्पैक्ट आना मुश्किल है।
मुआशरे का रोल से मुराद हम ये कह सकते हैं कि हम न्यू चीज़ें अडॉप्ट करने में थोड़े वैसे होते हैं, आहिस्ता होते हैं या फिर रिलक्टेंट होते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हम अडॉप्ट नहीं करेंगे या फिर हमारी जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस हैं और हमारी जो ज़मीन है वो इस चीज़ को इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकती? नहीं, जमीन तो अडॉप्ट कर लेगी। हमारी प्रैक्टिसेस जो है, जैसे किसान है, कोई किसान है, अगर उसको आप कोई बात नई क्लाइमेट चेंज के लिहाज से कोई उसको क्रॉपिंग पैटर्न बताएं कि यार ये जो गंदम तुम अभी लगा रहे हो तो ये तुम लगा सकते हो 2 महीने बाद, लेकिन जो वो होता है वो कहता है कि मैं अपने बाप दादा की बात जो है फर्ज करें वो क्यों छोड़ूं। तो मसाइल मतलब कि हमारी टेक्निक्स में भी हैं और हमारी अप्रोच में भी हैं। अच्छा दानिश, ये बताइएगा आगे आने वाले वक्त में इस वक्त इस्लामाबाद की नेक्स्ट मंथ की प्रोडिक्शन के मुताबिक क्या सिचुएशन रहेगी? इस्लामाबाद की अभी अप्रैल के शुरू में, जैसे अभी महीना खत्म हो रहा है, ये बारिश का सिलसिला, आज अच्छी बारिश हो रही है तो कल भी बारिश होगी और फिर इस वीक के आगे जैसे अप्रैल शुरू हो जाएगा या इस फ्राइडे से नया सिस्टम है तो मजीद आप समझ लें अप्रैल के जो पहले 15 दिन होंगे टेम्परेचर कूलर रहेंगे और फिलहाल कोई बात है इस्लामाबाद में गर्मी एक्सपेक्टेड नहीं है। ओह वाह, वेरी नाइस। वेल, थैंक यू सो मच दानिश बेग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दानिश हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर मौसम के हवाले से, और मौसम की सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और डिलेज़ हो रहे हैं वेदर पैटर्न में, लेकिन उसके अलावा शिद्दत भी बढ़ती जा रही हैं। सर्दियाँ अगर हम एक्सपीरियंस करें तो सर्दियों की शिद्दत, और जिस तरीके से वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि आप अपना फ़ोन चेक करें, उस पर मौसम की जो है ना वो फील्स लाइक टेम्परेचर वो कुछ और बता रहा होता है और फील्स लाइक टेम्परेचर हमेशा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और एक्चुअली जो है वो टेम्परेचर उससे 3-4 डिग्री नीचे होता है। ये हम सर्दियों में भी एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं और गर्मियों में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो वेदर पैटर्न हमने देखा कि कराची के अंदर तब्दील हुआ है, और कराची में रिसेंटली बारिशों, जो इस वक्त ईद पे भी जिस तरह उधर बारिश हुई है, चांद रात पे जिस तरीके से उधर बारिश हुई है, इस्लामाबाद तो एक्सपीरियंस करता रहता है। इस्लामाबाद की एक अच्छी बात यह है कि चूँकि हिली एरिया आसपास है और फिर जंगलात यहाँ पर ज़्यादा हैं कि अगर 5 से 6 दिन सख्त गर्मी के भी गुजरेंगे जून जुलाई के अंदर भी, तो फिर भी 6-7वें दिन जो है वो एक्सपेक्टेड होता है कि बारिश हो जाएगी। विल होप कि जी इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में मौसम गर्मा की हिद्दत जो है ना, शिद्दत, वो भी ज़रा कम हो, और इंटेंसिटी जो ये बढ़ती जा रही है उसकी वजह से गर्मियाँ मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही, मेरे ख्याल से सिर्फ हमसे ही नहीं, गर्मियाँ किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत ज़रूरी है, जाहिर बात है हमारे जिस्म के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पूरे क्लाइमेट सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं। बिल्कुल, हमारी बॉडी से जो दोनों एंजॉय किए जाने चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि जितनी ग्लोबल कैसे एंजॉय करें। एसी लगाते हैं, इतना बिल आ जाता है। ये बात भी ठीक है वैसे, और इस बार तो मैंने सुना है कि बिल जो है वो और भी ज्यादा आसमानों से बातें करेंगे। आपको आपने वैसे एक और चीज मुझे इससे याद आई है, अनजम, आपने भी शायद एक वीडियो गर्दिश करती हुई देखी होगी, सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हुई हुई, सादिया इमाम के घर गैस का बिल जो है ना बहुत ज्यादा है, वो तो 22,000 रुपए आया, वो तो काफी गुस्से में है। 22,000 रुपए का अगर गैस का बिल आ सकता है, इस महीने उनका 22,000 आया। जी, लास्ट मंथ मेरे घर में जो है वो आया 26,000 गैस का। Yeah, which I paid exactly. 26,000 रुपया बिल आया। मैं दिखा सकता हूँ कि आप जो है वो जाके पूछें कि नहीं, मेरा ख्याल है कि इतना बिल तो बनता था क्योंकि 2 गीजर्स चल रहे थे, उसके अलावा हीटर चल रहा था, फिर उसके अलावा बाकी सब चीजें चल रही थी। वो इतनी महंगी नहीं है, ये जो इतनी महंगी है, 52,000 तक बिल आया लोगों के। Yes, I'm not joking. Impossible. आपने यूनिट्स चेक किए थे कि इतने ही यूनिट्स कंज्यूम हुए? यूनिट्स मैंने नहीं चेक किए, लेकिन 52,000 तक बिल मैंने खुद देखे हुए हैं, जो मैं दिखा सकता हूँ। ये भी देखा है कि जिनका इतना बिल आता है या तो कहीं ना कहीं से उनकी कोई लीकेज हो रही होती है या मीटर से लीकेज हो रही होती है, क्योंकि इतने पॉइंट्स यूज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? नहीं, 2 अगर गीजर आपके बड़े लगे हों और हर वक्त आपके हर कमरे में जो है वो हीटर, मेरे पेशावर वाले घर में भी 2 ही गीजर चलते हैं, ठीक है, लेकिन उनका इतना बिल, मैंने उनका कभी बिल 8,000 से ज्यादा नहीं देखा। लेकिन फिर और उसमें तो 4 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई रहते हैं, लेकिन फिर इस महीने हमारा कम बिल आ गया, वो आया तकरीबन 14,000। लेकिन ये 14,000 भी इज मोर। गर्मियों में मेरा बिल 800 रुपया भी आता है। हाँ एग्जैक्टली, तो फिर इतनी सर्दियों में इतनी भी क्या गैस यूज हो रही है कि 22,000 और 26,000 रुपए बिल आ रहे हैं। ये तो आपने ये हमारी जो है वो बहस चलती रहेगी। हाँ, लेकिन अगर गैस के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार बिजली के बिल क्या कहेंगे। सो आपने बिजली का एहतियात करना है, और वो जो पहले जमाने में हम एक ऐड सुनते थे ना जिसमें होता था कि AC 26 पे चलाएं, सो आपने उसको बिल्कुल डिट्टो फॉलो करते रहना है, अदरवाइज इस बार कोई कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई भी बिल आ
सकता है, और फिर बैठ के रोने से बेहतर है कि आप सबसे पहले से बेहतरीन तैयारी मशवरा करें। है कि अपने आप को सोलर पे जो है वो मुंतकिल करें। नहीं, आपने और शायद मेरे जिंदगी ख्याल को से उस आसान दिन थे, बनाएं। आपने सुना नहीं कि सोलर जो अब नए बनाएंगे तो उनका जो 5 साल का मुद्दत थी 8 साल की, वो ख़त्म हो गई है, और अब आप उनको सस्ते में यूनिट बेचेंगे और वो आपको महंगे में यूनिट बेचेंगे। चलो जो भी है, So फिर वो भी भी फिर एक, भी आसान है वो हल। नए जो लोग अब सोलर कि पे आप शिफ्ट उसको जो होना है ना वो चाहेंगे यूज़ उनके लिए करेंगे। बहुत तशवीश की बात है कि उनको वो सब्सिडी प्राइम नहीं मिनिस्टर जा ऑफ रही। पाकिस्तान ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला है, उसकी मैं इस वजह से सेकंड करता हूँ उस फैसले को, क्योंकि हो ये रहा था एक्चुअल सिचुएशन में कि जो अफराद सोलर पे मुंतकिल हो गए थे उनकी बिजली का बोझ भी जो है वो नॉन सोलर सार्फिन जो थे उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा था, और एडजस्टमेंट जो थी वो नहीं हो पा रही थी। नहीं, देखिए वो यही कर रहे थे ना कि जो ज़्यादा प्राइम आवर्स होते हैं ना उसमें वो आप लोगों को बिजली ज़्यादा पैसों में देते हैं, और जो कम उसमें खर्च वाले आवर्स होते हैं उसमें वो आपको इक्वल देते हैं। आपने अर्थ आवर मनाया रिसेंटली अभी गुजरा। अर्थ आवर, हाँ, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर रिक्वेस्ट भी की थी कि सब लोग 10 बजे अपनी लाइट्स ऑफ करें, और पूरे मुल्क ने जो है वो, लेकिन आई एम श्योर उस टाइम हमारी बिजली चली गई होगी। हाँ ये भी है। अगर ईद पे हुआ हो तो आई एम श्योर कि बिजली चली गई। वेल विल टेक अ ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे जरा आपकी फिटनेस के हवाले से, हमारी फिटनेस के हवाले से, मुल्क की फिटनेस के हवाले से। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूवर्स। इंसान का जिस्म जो है वो बहुत सारी पोशीदा सलाहियतों से भरपूर होता है, लेकिन उनको एक्टिव करने के लिए आपको भी कुछ करना होगा, और उसके लिए कुछ लोग एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं, कुछ लोग वॉक का, साइकिलिंग का, हाइकिंग का, और बहुत सारी दुनिया अब योगा जो है उसको ऑप्ट कर रही है। इसीलिए हमारे साथ एक योगा ट्रेनर मौजूद हैं जो पिछले 15 साल से फ़िटनेस की जर्नी में काम कर रहे हैं, लोगों की फ़िटनेस हेल्थ जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए, और योगा किस तरीके से आपकी ज़हनी नशोनुमा में हेल्प कर सकता है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है उसको इम्प्रूव बना सकता है, आपकी डेली वर्किंग जो है उसको फोकस्ड कर सकता है, और आपको ज़िंदगी गुजारते हुए आपको इसके लिए कोई स्पेशली जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कहीं भी बैठे हुए भी कोई भी चीज़ आपकी योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ इसकी तो क्या क्या आपके दिमाग के, आपकी बॉडी के लॉक्स खोलता है योगा, इसी को बात करने के लिए हमने बुलाया है जनाब फैसल इरफान को। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका अभी का जर्नी, जरा ये तो बताएं। इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कैसा लगता है बारिश को देख के, जरा इस हवाले से बताएं। देखें, बारिश देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस वक्त के जब आप बस मजे की चीजें खाने की पड़ी हो, खिड़की से आपको अच्छा नजारा नजर आ रहा हो, तो आप कहते हैं वाह क्या बारिश है। लेकिन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग योरसेल्फ या आप बाहर हैं तो आप कहते हैं यार। बीइंग अ ट्रेनर बताएं, बारिश के मौसम में चाय पकौड़े चलते चल सकते हैं, देयर इज अ चीट डे, यस एग्जैक्टली, और वो बारिश वैसे भी कभी-कभी होती है। एग्जैक्टली। वेल फैसल, बताइएगा जिस तरीके से मैंने बताया अपने नाजरीन को कि योगा अब जो है दुनिया इस वक्त इसकी तरफ जा रही है, दुनिया तो बहुत पहले से जा रही थी, पाकिस्तान में जो है पिछले 5 साल में हमने इसकी काफ़ी इवॉल्वमेंट देखी है। सो आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो नीश है योगा, इसमें लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, लोग सीखना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कैसे चल रहा है ये सब? जब 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली इन पाकिस्तान। लोगों को उस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बिकॉज एवरीवन वाज रशिंग टुवर्ड्स जिम कि मैंने जिम जाना। एग्जैक्टली, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनकी बॉडी की नीड क्या है, क्या उन्होंने बॉडी टोनिंग करनी है, फिजिकल नीड है, या फिर उनकी साइकोलॉजिकल नीड है। देन दे रियलाइज्ड कि अब स्लोली ग्रेजुअली योगा इज समथिंग जो आपको न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो पीपल आर रशिंग टुवर्ड्स योगा, पिलाटेस, पर्सनल फिटनेस, स्ट्रेचेस, इनकी तरफ आ रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो या फिर फॉरेन रिटर्न्ड हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, या इस्लामाबाद बेस्ड फॉरेनर्स हैं, बिकॉज उनको पता है कि इट्स मिराकुलस, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अब यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयर्स, ऑफिसेज ये भी इस तरफ आ रहे हैं। हाउ इट्स मिराकुलस?
बिकॉज ये आपको बैठे बिठाए ऐसा एनर्जाइज कर देगा कि यू फील हैप्पी एंड एनर्जाइज। जिस तरह अभी हम बैठे बैठे अगर 2 मिनट की एक थेरेपी करें तो वो आपको ऐसे एनर्जाइज कर देगा लाइक यू आर फ्रेश, अभी आप सो के उठे। कैन वी डू इट नाउ? Yeah, please. Are you guys ready? We should. exactly. ओके चलें, आपने बस मुझे देखना और फॉलो करना है। ठीक हो इट्स गया। नॉट वेरी डिफिकल्ट। हमारी जितनी ऑडियंस है, नाजरीन है, वो चलें भी जी, इसको हमारी follow ऑडियंस कर भी हमारे सकते हैं साथ फॉलो करें। और फिर आपने बताना है कि कैसा इंपैक्ट आप लोगों को लगा। Yeah, please, let's start. फर्स्ट जॉइन योर हैंड्स टुगेदर, बिकॉज़ आपको पता है सारे प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में। Okay, ठीक ठीक है, है। इनको ज्वाइन करें एंड रब करें। फील सम हीट। जब हीट बैलेंस हो जाए, देन स्टार्ट टैपिंग योर हैंड्स स्लोली लाइक दिस। ये हमने 10 to 15 टाइम्स इनको टैप किया। ऑलराइट, वाइब्रेशन स्टार्ट टू बिल्डिंग ऑन। ओके, फिर आपने हैंड पाम्स के टॉप पे, ऑलराइट, यस 10 टाइम्स आप ये करें, फिर उसको स्विच करें दूसरे हाथ को और 10 टाइम्स दूसरे हाथ से करें। 9 and 10। नाउ जॉइन योर हैंड्स yeah. टुगेदर और Okay. इनको आप पैरेलली Yes. सो ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके यस सारे सारे इसमें। प्रेशर पॉइंट्स आपकी बॉडी के, सो आप उनको active टैप होंगे। करके एक्टिव कर रहे हैं। टैप करके एक्टिव करें। ठीक है। जगा रहे हैं। अब आपके हेल्दी हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्म की जो आपके इनर पिट्स हैं, अच्छा, इसके लिए यहाँ पर जो है वो आपका स्लीव जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। एग्जैक्टली ये आपने टैप किया। उसके बाद लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से राइट साइड को आप टैप करें। ओके, यस। ठीक नाउ है। ब्रीदिंग के लिए शोल्डर्स, ओके, टैप हियर एंड नाउ रब योर हैंड्स अगेन, ठीक है। एंड रिलैक्स। ओके, सो यू फील एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, हैप्पी, रिलैक्स। अब आपकी बॉडी एक्टिवेटेड एंड है। आई फील तांत्रिक। एग्जैक्टली। तांत्रिक, व्हाट इज तांत्रिक? आई डोंट वांट टू टेल यू दैट। ओके, सो हम आप ये बताएं, ये तो एक छोटी सी एक्सरसाइज nice. हो गई, राइट? yes. बट वो इसमें ना बट मेरा breathe- ख्याल है कि अगर आप लेजी फील कर रहे हैं, डिजी फील कर रहे हैं, फोकस नहीं है, तो उसके के लिए ये एक अच्छी चीज है। यस, सो अभी आर मोर फोकस्ड नाउ, बट Yes. इट डज इट हेल्प कि लाइक इसके साथ हमने अपनी सांस जो है वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी करनी है या लंबी सांस लेनी है? नाजिश, when we start this exercise, तो उससे पहले हमें ब्रीथिंग राउंड करते हैं। ओके, ब्रीथिंग राउंड ये है कि 2 nostrils हैं, राइट एंड लेफ्ट, सो दे आर कनेक्टेड टू राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। तो उसके लिए हम ये करते हैं, वी मेक अ स्विच, थंब एंड लिटिल फिंगर। ओके, थंब से हम कवर करते हैं राइट नॉस्ट्रल को और लेफ्ट से करते हैं इनहेल। ओके, फिल योर लंग्स, स्विच लिटिल फिंगर और एक्सेल Okay. करें राइट से। अच्छा, आप राइट से इनहेल करें, ओके, ओके, होल्ड, स्विच एंड लेफ्ट से एक्सेल करें। ओके, एंड देयर इज ऑलवेज हैपनिंग कि आपका एक नॉस्ट्रल थोड़ा सा स्टक होता है। हाँ उससे बिल्कुल आपको- होता है। या दैट्स उससे ट्रू, आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। दैट्स ट्रू, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस 5 टाइम्स। ओके, आप 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5 जब आप ये करेंगे तो आपके ब्रेन सेल्स ओपन हो जाएंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये आपके नोज की नॉस्ट्रल्स के साथ जो एरियाज हैं, प्रेस देम जेंटली एंड मूव देम लाइक दिस। सो Okay. इससे ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो Exactly. आपकी अगर ब्लॉकेज है उसमें, क्योंकि जी, मैंने ये जी. सुना था कि Exactly. जब आपकी आंखों पे हल्के होते हैं तो आप ये वाली जगहों को टैप करें, जी. तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके अगर गार्डन में एक पाइप मौजूद है, वो कभी कभी सुकड़ के हो जाता है छोटा, तो उसको जब आप सीधा करते हैं, पानी का फ्लो जो गुजारते हैं, उसके लिए आपको टैप करना पड़ता है, उसको सीधा करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप अपनी ये ब्लड वेसल्स को तो इसमें Exactly, ब्लड exactly. सर्कुलेशन रुक जाती है जब ये ऐसे हम जी, टैप जी. करते हैं, वो दोबारा वो resolve- हाँ Flow. बिल्कुल Okay. बिल्कुल बिल्कुल यही हम हार्ट ब्लॉकेज के लिए इसको So, टैप योगा करते के हैं। लिए जब आप जी। योगा को ऑप्ट करते हैं, बुनियादी मकसद होना क्या चाहिए और इससे अचीवमेंट क्या क्या होती हैं? देखिए, बुनियादी मकसद तो ये है कि आपको फिजिकल नीड है या आपको साइकोलॉजिकल नीड है योगा के लिए। आपने वेट लूज करना है, गेन करना है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, Does पेन्स it हैं। help with weight loss? यस डेफिनेटली, वेट लॉस एंड वेट गेन एज वेल। How? आपको मैं मतलब कुछ ऐसे पोजेस हैं लाइक कोबरा पोज है, प्लैंक्स हैं, बो पोज है। ये ऐसा है कि जिसमें अगर आप 10 सेकंड रहेंगे तो आपकी बॉडी स्टार्ट बर्निंग आउट। Okay. आप कहेंगे कि इससे मुश्किल तो था ही कुछ नहीं, मतलब हाँ, आपको वैसे लगता बहुत है मुश्किल पोजेस देखे हैं एग्जैक्टली, मैंने। अभी आपको हाँ। लगता है कि इतना आसान है, बट जब आप वो करने लगते हैं तो आपकी बॉडी में इतनी हीट आती है, स्वेटिंग होती है, उससे आपको लगता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, नो मेडिसिन, नथिंग, तो इट बर्न्स आउट वेरी क्विकली। और Very फिर nice. वेट गेन में कैसे होता है? वेट गेन में ये है कि आप जब आप डाइट के साथ साथ स्पेसिफिक पोजेस हैं, फॉर एग्जांपल चाइल्ड पोज है या बेली स्ट्रेच पोज है या फिजिकल कोर पोज है, जब आप वो करते हैं तो वो आप जो डाइट ले रहे होते हैं उसको बर्न आउट करके आपकी बॉडी पे ले आता है। ओह अच्छा। तो वो बॉडी इम्पैक्ट जहाँ जहाँ टारगेटेड पॉइंट्स हैं, आपने वेट जहाँ जहाँ गेन करना है, इट्स नॉट लाइक कि एब्रप्ट गेन करता है वेट, इट्स टारगेटेड योगा। टारगेटेड पॉइंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल आपने शोल्डर मसल बिल्ड करने हैं, आपने
बाइसेप ट्राइसेप बिल्ड करने, तो वो उनके लिए कोर एक्सरसाइजेस होती हैं योगा की। आई मीन ठीक। आपने क्यों स्टार्ट किया योगा? फिटनेस अपने के लिए या एक नीश जो है शौक उसमें था? ऑप्ट करने के लिए? नहीं, दैट वाज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, 20 years बैक। आई वाज इन स्कूल एट दैट टाइम। तो मैंने देखा कि मैंने हमारे एक जानने वाले थे, उनको देखा, शी वाज ऑलवेज फ्रेश, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज रिलैक्स्ड एट हाई एज 70-75। अच्छा। हमने उनसे पूछा कि आपका क्या राज है, तो शी टोल्ड अस कि मैं योगा करती हूँ। हाँ, बहुत डिफरेंट सा नाम था, बिकॉज किसी को नहीं पता था योगा क्या है। 20 साल पहले तो वाकई में नहीं पता था। सो आई स्टार्ट लर्निंग, मैंने पढ़ना शुरू किया कि योगा क्या है। फिर उसकी कुछ बुक्स मिलती थी, इंटरनेट नहीं था उस वक्त, कुछ बुक्स उसकी ली, फिर ब्राउजिंग स्टार्ट की। जब इंटरनेट आया तो पता चला कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देन आई स्टार्ट सर्टिफिकेशंस, फिर उसकी सर्टिफिकेशन स्टार्ट की, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की। नाउ इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड स्टिल ऑन। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं? क्योंकि बहुत मौजूद सारे हैं। लोग मैंने सर्टिफाइड बाहर से ही उनको देखा है कि वो आके यहाँ करते अब है फॉर एग्जांपल आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर, सो आई एम ऑफरिंग सर्टिफिकेशन। ओके, यू कैन। सो लोग पीपल कैन लर्न थ्रू मी एंड आई कैन सर्टिफाई देम। ठीक। सो लोग आ रहे हैं, वैसे लोगों का रुझान बढ़ रहा है सीखने की तरफ, इसलिए इसी तरफ, क्योंकि लोगों का एक ये भी है कॉन्सेप्ट कि इसको आप एज अ प्रोफेशन उस तरह लोग नहीं देखते हैं कि आप परस्यू कर सकते हैं, या इट कैन बी अ प्रोफेशन दैट यू कैन टेक ऑन। एग्जैक्टली नाजिश, दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज वंस इन अ ईयर एक कोई इंसान आ जाएगा जो कहेगा मुझे सर्टिफिकेशन करनी है। बाकी लोग इस तरफ आते नहीं है, सीखने की तरफ नहीं आते। बाकी कहते हैं कि हमें योगा करवा दें, हमारा ये प्रॉब्लम उसको क्योर करवा दें। ठीक। क्योर की तरफ आते हैं, बट लर्निंग की तरफ बहुत कम लोग हैं अभी तक। So, आप लोग इस तरह की कोई कैंपेन्स चलाते हैं, कोई आगाही मुहिम या कोई इस तरह वेलनेस आप ट्रेनिंग या इस तरह कुछ करते हैं? एग्जैक्टली, इसके लिए मैं स्पेशली वेलनेस रिट्रीट्स प्लान कर रहा हूँ, Okay. बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली एज वेल। नेशनली ये कि वी गो टू नॉर्दर्न एरियाज फॉर 3 to 5 days। इंटरनेशनली ये कि वी गो टू आउट ऑफ पाकिस्तान 3 to 5 days का हमारा एक वेलनेस रिट्रीट होती है। नो फोन्स, नो गैजेट्स, नथिंग, Okay. जस्ट वी, नेचर, वेलनेस एंड योगा। उसमें मेडिटेटिव योगा है, हैप्पी मेडिटेशन है, लाफ्टर थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, डांस थेरेपी है, Beautiful. वाटर थेरेपी है। Sounds smell like therapy my है। kind of vacation. Exactly. So everyone must adopt it once in a lifetime at least. वेरी नाइस। सो फैसल, मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही बन रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी जिस तरीके से किसी को प्रॉब्लम होती है बैक पेन की, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है लेग पेन की, ठीक है, किसी को चलते वक्त थकावट महसूस हो जाती है, किसी की जो है वो ब्लड नॉट्स, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, और वो ब्लड नॉट्स इस किस्म की जिसको कहा जाता है कि गंदा खून एक जगह पे अगर जमा हो जाता है, ठीक है, जिसको थ्रू कपिंग भी आप जो है वो निकलवाते होती हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है वो हल की जा सकती हैं, वो भी अगर योगा किया जाए तो चीज़ें हल हो सकती हैं, लाइक बैक पेन और लेग पेन, इस तरीके से आपकी वेसल्स में अगर प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली नजम, इसके लिए जो हमारी कैटेगरी है ऑफिस कॉर्पोरेट योगा की, खासकर इट्स वेरी हेल्पफुल, बिकॉज ऑफिस में ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है। ऑलवेज सिटिंग ऑन अ टेबल, वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, नेक के इशूज, जॉइंट, शोल्डर्स, बैठने की वजह से थाई मसल्स के इश्यूज, बैक के इश्यूज, तो उसके लिए फिर अभी ऑफिसेज आर अडॉप्टिंग कॉर्पोरेट योगा थिंग, जिसमें मैं ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक जाता हूँ और ऑफिसेज में ये वर्कशॉप्स करवाता हूँ। उसमें तो देयर इज स्पेसिफिक स्ट्रेचेस लाइक चेयर योगा, इट्स स्पेसिफिकली फॉर चेयर, जो आप चेयर पे बैठे बैठे वो योगा कर सकते हैं। स्ट्रेचेस, मूविंग, आप होल्डिंग योर सेल्फ, मूविंग, रोटेशंस ऑफ नेक, बिकॉज काम करते करते आप भूल ही जाते हैं कि आपने खुद को हिलाना भी है। फिर आपकी रिस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनकी एक्सरसाइजेस हैं, सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ पोज, अगर इंसान की बॉडी स्ट्रेट है और अगर उसको आप स्ट्रेच करेंगे और ये कर्व आएगा तो कर्व ऑफ कोर्स मसल्स को स्ट्रेच करेगा, और वो स्ट्रेचिंग की वजह से आपके मसल्स, डेड नॉट्स खुल जाते हैं। और अच्छा फैसल, ऐसे हो सकता है कि हम एक्सरसाइज भी करें और योगा भी करें साथ साथ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ योगा करना पड़ेगा? नहीं, आप दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपने वेट ट्रेनिंग भी आप करें? हाँ, आप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। योगा में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, लाइक पावर योगा इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपने मसल बिल्डअप करना है, मसल बॉडी टोन अप करना है, तो आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, एंड फॉर जनरल फिटनेस, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, हैप्पी फीलिंग, एग्जैक्टली, तो आप योगा भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कियों और लड़कों के योगा स्टाइल्स में या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि लड़कियों को वेट लाइक लॉस में जो है वो ज़्यादा हेल्प कर सकती है और लड़कों को जो है वो डिफरेंट तरीके से हेल्प कर सकती है। सो इज़ देयर एनी लाइक डिफरेंस, या नहीं सेम जो कैटेगरीज हैं वो बोथ फॉर मेल एंड फीमेल प्रैक्टिस कर सकते हैं? नाजिश, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज फीमेल आर मोर डेलिकेट देन मेल, एग्जैक्टली, तो उनके लिए हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिफरेंट कैटेगरी यूज करते हैं। लाइक बेली फैट है, उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी है। लूज आर्म्स हैं जो फीमेल्स में ज्यादा हैं, होते उनके हैं। फिर डबल चिन के प्रॉब्लम्स हैं, या
चीकी बोन्स के प्रॉब्लम्स हैं उनके हम क्योर डिफरेंट है, जो मेल में ये कैटेगरीज नहीं होती, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होता। सो इसमें डेफिनेटली हम अच्छा, अब आपने ये जिक्र किया तो ये भी सुन लें कि मेल्स जो हैं उनका आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको भी जॉ लाइन चाहिए, ठीक है, उनको भी जो चीक बोन्स का आप कह रहे हैं, ठीक है, ये भी जो है वो उनको अंदर पहले चाहिए ये सोच लेना चाहिए आर दे मेल। आई मीन ये चीजें तो अब नहीं, इतना ब्यूटी कॉन्शियस हमने इससे पहले मर्दों को नहीं देखा था। क्यों नहीं इवन देखा? हमने इससे पहले लोगों की मर्दों में देखिए, ये पहले से चलता आ रहा है, ये मैं आज से नहीं कह ठीक है, रही कि लड़कों औरतों की निस्बतन जो है मर्दों के पेट ज्यादा निकले होते थे, ठीक है, लेकिन इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता था। लेकिन आजकल अगर लड़का थोड़ा सा भी उसका शो पेट करना निकल आता शुरू है। हो जाए, हाँ, तो उसको लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। ठीक है, तो मेरे लिहाज से तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर किसी को अपना फिटनेस- ख्याल रखने के लिए ये चीज़ नज़र आती है कि उसका पेट अगर निकल रहा है या उसको ये फील होता है कि मेरी थाई का साइज जो है वो नॉर्मली से कुछ ज़्यादा है, ठीक है, सो मुझे एक प्रॉपरली वेट में आना चाहिए, लेकिन मेरी आपको टांगें पतली हैं, थोड़ा सा जो है वो उसको मैं इम्प्रूवमेंट बोलना होनी नहीं चाहिए। चाहूंगी, एक लड़के ने एक ड्रामे में एक बहुत फेमस ड्रामा है, उसमें एक लड़का जो मुझे इससे पहले उसकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत पसंद थी और उसकी फिजिक भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसने इतना पतला कर दिया है, इतना पतला कर दिया अपने आप को कि वो, सॉरी टू से, बट वो अब कैंसर का मरीज लगता है। सो कुछ लोग अब इतना भी ज्यादा कर आई जाते हैं। टोटली एग्री टू योर पॉइंट कि ऐसे लोग करते हैं, आपका लेकिन क्या कहना है? ये हर सिर्फ- किसी के अपने फिटनेस गोल्स होते हैं। अब एक और चीज़, कुछ लोग ना फिटनेस में इतना ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि वो बहुत पतले और कमज़ोर दिखने लगते हैं और फिर वो मरीज दिखने लगते हैं, और इसकी जिंदा मिसाल मेरी अपनी भाभी है, ठीक है। ग्रेजुअली जब आप वेट हाँ। लॉस करेंगे तो ये होता है प्रॉब्लम। सो या और उसकी वजह से ये भी Gradually हो नहीं, रहा है मतलब कि एकदम उनके से। बाल भी जो है गिरना शुरू हो गए हैं, उनके ज़ाहिर है फेस पे भी उसका वो नज़र आने लगा है। सो व्हाट डू यू से कि इतनी जल्दी में वजन गिराते जाना, इज इट इवन, यू नो? नाजिश, ये बड़ी अच्छी बात है बिकॉज हमारी एक कुलीग है, उन्होंने शी अडॉप्टेड द सेम, उन्होंने वेट लॉस कर करके खुद को बहुत ही ज़्यादा skinny थिन कहते दान हैं। पान कर दिया। तो एक दूसरी कुलीग जो काफ़ी अर्से बाद उनसे कहती है तुम इतनी कमज़ोर लग रही हो, कहती है मैं अब डाइटिंग कर करके पागल हो गई, तुमने मुझे कमज़ोर लग रही हो। हाँ, सो कभी कभी डाइटिंग आपकी ना बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आप पे डालती है, विच इज़ नॉट गुड। और कुछ लोग साथ उसके सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, True. जो कि ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स लेकर आते हैं। इसीलिए जब हम योगा में आपको लेकर आते हैं तो साथ आपको डाइट प्लान भी देते हैं, ताकि आपकी कैलोरीज पूरी रहें, आपको कार्बोहाइड्रेट्स पूरे मिले, मैग्नीशियम, कैल्शियम पूरा मिले, ताकि आपके जो बालों के मसाइल हैं, Yeah. नेल्स टूटने लगते हैं, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, ये वाले प्रॉब्लम ना हो। तो इट्स अ कॉम्बो ऑफ बोथ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। चलिए अब आप नजम के सवाल का जवाब दे हाँ। सकते हैं। इफ मर्द Jawline, लेना yes. चाहे Yeah, जॉलाइन, for the so how about jawline it? and for these cheeks. जी देखिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट योरसेल्फ। exactly. अगर आपका पेट निकल रहा है, आपको पता चल गया है, वन मोर थिंग कि आप एक्सरसाइज के दौरान तो ये चीज़ें कम कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि मैं जिम के से हट के योगा के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो नेक है, ठीक है, इस पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, Yes. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी नेक होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्लाह ने आपको धड़ दिया और उसके ऊपर सीधा सीधा जो है वो सर Exactly, रख दिया। exactly. तो ये भी और जरा आजकल बताइएगा। वैसे ये वाला तो ज़्यादा भी मसला शुरू हो गया। इससे पहले लोगों की नेक जो है वो, मैं बाकायदा यहाँ से ये बॉन्स होती थी, नजर आती थी, बट अब ये मैं देख रही हूँ फैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। exactly. ये आपको पता या तो है- कंप्यूटर पे हर वक्त बैठने की वजह से और एक स्टिल रखने की वजह से नेक हो सकती पोस्चर है। बिकॉज इम्पोर्टेंट है हमारा, एक तो कंप्यूटर पे हम हर वक्त हैं, दूसरा फोन पे हर वक्त हैं। या। तो जब ये जितना प्रेशराइज होगा तो उतना इम्पैक्ट आएगा। थर्ड, हमारी डाइट इज वर्स्ट, फास्ट फूड हमारा बहुत ज़्यादा है, क्विक एंड ईजी डाइट बहुत वो है, और खा भी रहे हैं तो या फ़ोन के साथ खा रहे होंगे या टीवी के साथ खा रहे होंगे, तो इम्पैक्ट आपका सारा इस बॉडी पे पड़ता है। True. अच्छा, कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। जो लोग फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडियो में बैठे हैं एंड यू वांट कि हमारी अच्छी जॉ लाइन बने, हमारी चीकी बोन्स जो वो अच्छी क्लियर हों, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि लोअर चिन को आप अपर चिन की तरफ लिफ्ट करेंगे, लाइक ये करके, और आपने साथ इस बॉडी को भी स्ट्रेच कर देंगे तो आपको कंप्लीट स्ट्रेच फील होगा। एक वो एयर किस भी होती है वो ना, ऐसे भी होता है। यस, या ये भी आप कर एंड सकते व्हाट हैं। आई डू इज, हाँ ये भी ठीक है, बिकॉज ये आप प्रेशर आउट कर रहे हैं। ठीक। सेकंड है ब्लोइंग आउट, इट्स लाइक, तो इससे क्या होगा? इससे आपके जितने डेड मसल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका ये एरिया बिल्कुल इम्पैक्टफुल नजर आएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा फैट आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ हमें टिप्स तो ये हैं। लगता है यूं करने से ज्यादा फूलना नहीं बोलेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली। वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, लाफ्टर थेरेपी, Yes. उस हवाले से बताएं प्लीज। लाफ्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हाँ। दे फील हैप्पी, और आप उनकी वजह से पूरे दिन उनके साथ रहते हैं कि हमें खुशी होगी, यार ये बहुत अच्छा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर है। सो लाफ्टर इज अ नीड ऑफ टाइम। जापानीज टेक्निक है कि जब वो बीमार होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं,
तो उनको ले जाते हैं और स्कूल के बाहर बिठा देते हैं छुट्टी के वक्त, तो बच्चे निकलते हैं और हंसते खेलते निकलते हैं, हाँ, उनकी लाफ्टर्स नजर आते हैं। सो दे स्टार्टेड लाफ्टर थेरेपी इन अ सर्कल, जिसमें बैठते हैं वो और सारे मिलके हंसते हैं। ठीक। हंसने की वजह से ये कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो एक तो एक्टिव होता है, आपके Without any nerves, purpose आप yes, हंसते हैं। exactly. सो आपके ब्रेन सेल्स ओपन होते हैं, तो यू आप फील हैप्पी, इस तरीके से सिर्फ हंसने से कैसे ब्रेन सेल्स, जब आप आप हार्मोन हंसाते फील नहीं कैसे कर हैं? रहे हैं, जोक्स इमोशन सुनाते फील हैं? नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप लोग कहें तो हम लोग हंस सकते तो हैं। बिल्कुल हंस Sure, सकते हैं, हमें क्या sure. मसला है। चलो, Why ठीक है। not? ओके, स्टार्ट हम हमेशा से करते हैं अनकंडीशनल लाफ्टर। ओके, बस Okay. वैसे ही हंसने से। मतलब बिला वजह हंसना, बिकॉज इट्स कंटेजियस। आप हंसते हैं तो वो फैलना शुरू हो जाता है एक दूसरे को देख इट्स के। कंटेजियस। हमें देख के हमारे स्टूडियो में जितने कैमरामैन हाँ, हैं, मैं तो वो जहाँ भी पे जाता हूँ हंसने पूरा लगे। स्टूडियो हंसता है, सो इट्स लाइक ओके। आप भी हंस सकती हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए हमारे कैमरामैन जो है ना वो भी हंस रहे हैं, वेरी नाइस। इस पे ये भी कमाल है कि आपकी हंसी कितनी जो है ना वो मुनफरिद हो सकती है। एग्जैक्टली, वो फिर हंसना चलना आपकी होता हंसी है हमें हंसा रही है। तो जितने लोग होते हैं वो सारे हंसने लग जाते हैं। तो फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स निकालते हैं, डिफरेंट लाफ्टर्स हैं, बेबी लाफ्टर है, क्रूअल लाफ्टर है, विच लाफ्टर है, स्नॉटिंग लाफ्टर है, कुछ लोग हंसते हंसते खराटे ले लेते हैं, तो वो वाला लाफ्टर है, तो उसको देख के मुख्तलिफ लोग हंसना शुरू हो और जाते हंसना हैं। शुरू So, Very वो एक सर्कल इंक्लूड होता और है। ये आपकी जहनी सेहत के लिए बहुत एग्जैक्टली, अच्छा बहुत होता ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड लेवल्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ये सब चीजें बहुत है। अच्छी व्हाट अबाउट द म्यूजिक थेरेपी? हाँ, म्यूजिक थेरेपी ऑफ और ये कोर्स, सब चीजें जो आप बता रही हैं अंडर योगा लाइन ही आती हैं ना? अंडर और ये योगा लाइन चीदा चीदा आप सीख के आप कहीं भी बैठ के आप कर प्रैक्टिस सकते कर हैं, सकते हैं। exactly, सो आई हाँ। थिंक इट्स एग्जैक्टली आप यूजफुल। लोग कर सकते हैं। प्लीज बताएं। म्यूजिक थेरेपी इज द सेम, जो आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिव करेगी, आपकी इमेजिनेटिव थॉट्स को एक्टिव करेगी, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। इज इट अबाउट द स्पेसिफिक म्यूजिक लाइन या उसमें कोई सूथिंग म्यूजिक लाइन होनी सूदिंग चाहिए म्यूजिक या- है उसके अंदर, बाज़ औक़ात हम बर्ड्स की चिपिंग साउंड यूज़ करते हैं, वाटरफॉल, कभी हम नेचर में जाएं तो पानी की आवाज़ खुद सुन लेते हैं, वरना हम प्ले कर लेते हैं बिकॉज अब हमें हर साउंड मिल जाती है, वुड की साउंड, एयर की साउंड, और बाज़ औक़ात हम वी क्रिएट म्यूजिक आवरसेल्व्स, लाइक हर म्यूजिक की एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन को टच करती है, यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। सो दिस इज हाउ म्यूजिक थेरेपी वर्क्स। बाज़ औक़ात हम वी यूज्ड टू सिंग सम सूदिंग सॉन्ग्स, मिलके जब गाना गा रहे होते हैं सर्कल में बैठ के, वो इटसेल्फ है थेरेपी, ठीक है। That's तो देखिए nice. नजम स्टार्ट शुरू सिंगिंग, हो गया। exactly. हाँ। सो इट्स फील हैप्पी, इट्स ऑल Yeah. रेलेवेंट टू द हैप्पीनेस। वेल नो डाउट योगा से जो है वो बहुत फ़ायदे होते हैं और आप लोगों ने सुन ही लिया, देख लिया कि कितने एक्साइटमेंट है, हमारे जो शो में भी एक एनर्जी सी जो है वो आ बिल्कुल। गई है। वेल थैंक यू सो मच फैसल इरफान फॉर Thank you, कमिंग, फैसल, बहुत yeah. अच्छा लगा आपके साथ सेगमेंट करके, आपके साथ बात करके। ख़वातीन और हज़रात, ज़रूरी नहीं है फैसल भाई से माजरत के साथ कि योगा ट्रेनर जो है वो आपने लाजमी साथ रखना है। हाँ, आप सीखें, ज़रूर सीखें, थ्रू यूट्यूब भी सीखें, इसके हवाले से गूगल के ऊपर भी मवाद बहुत सारा मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को ज़रा एक्टिविटी की तरफ लेकर आएँ, अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करें, अकेले हैं तो अकेले करें, फ्रेंड्स के साथ हैं तो लाफ्टर थेरेपीज़ करें, म्यूज़िक की थेरेपी करें, जो आपका दिल करता है वो करें, लेकिन कुछ अपने आप को वक्त दें, ज़रा हिलें जुलें, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, अल्लाह की अमानत है। जब आप एक्टिव इसका ख्याल होते हैं रखें। तो आपका सब कुछ करने का दिल भी करता है। ये जो आवाजारी होती है और आप जो हैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है सिर्फ बेड पे दराज पड़े रहते हैं। सो वो वाली जो है आप हिलजुल करेंगे, आप में वो हरकत में बरकत होती है, आपका दिल करेगा सब कुछ करने का। सो विच इज़ अ गुड, ये इटसेल्फ ही थेरेपी है, तो आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, आपको किसी ट्रेनर की तब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम थोड़े लेज़ी होते हैं, हम कहते हैं कि चलो अगर जिम में पैसे दे रहे हैं तो शायद चले भी जाएंगे, लेकिन घर में खुद कुछ नहीं करेंगे। अच्छा तो जी। ये वाली चीज़ आपने हिस्ट्री के avoid हवाले करनी से है। म्यूजिक थेरेपी की हम लोग बात कर ही रहे थे, तो एक आलमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन सिंगर जिन्होंने फ्रांसीसी ज़ुबान में गाने का आगाज़ किया, सेलिन डियोन, उनकी 30 मार्च 1967 को वो पैदा हुई, आज उनकी बर्थडे है। और ये हमने आपको बताना था कि दुनिया भर में छाई हुई सेलिन डियोन के आप लोगों ने भी बहुत सारे गाने सुने होंगे, और कामयाब मशहूर ज़माना उनके जो गाने हैं, ठीक है, उसमें शामिल है माई हार्ट विल गो ऑन, ठीक है। उसके अलावा उनके बहुत सारे और ऐसे जो है अपने वीडियोस एल्बम की वजह से वो बहुत मशहूर हैं, और उनकी आवाज़ TV स्क्रीन पर है। जो सुरूर था और एक जो तासीर थी वो आज तक दिलों में कायम है। जिन ने उनको सुना है, और स्पेशली 90s के लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। Exactly. हम लोग बहुत कम ही उनको सुने। अगर जैसे आपको नहीं पता तो अपने अम्मा अब्बा से ज़रूर पूछिएगा, उनको पता होगा। नहीं आई थिंक जैसे हमें नुसरत फ़तेह अली खान हम बहुत शौक से सुनते हैं, तो उसी तरह इनके भी बहुत चाहने वाले होंगे। बट द पॉइंट इज़ वही बात है कि ये ज़ौक़ भी बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। एग्जैक्टली जी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। मुझे नजमुल साकिब और नाज़िश खटक को दीजिए अपना बहुत इजाज़त। सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह ने के हाफ़िज़। बाद।